है और वहां से खबर ये आ रही है कि दो जवान उसमें जख्मी हुए हैं भारत और चीन सीमा पर। हालांकि ये बताएं कि दोनों के बीच में बातचीत लगातार जारी और कोशिशें हमेशा से ये की जा रही, जितनी भी बातचीत अभी तक हुई उसमें कोशिश यही की गई है कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाए। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में 2 अफसर जवान शहीद हुए हैं, ये खबर आ रही है भारत चीन सीमा पर और गलवान घाटी में। और यही वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा टेंशन है और इसी को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई। दोनों देशों की तरफ से हमेशा से यही बात की जा रही है कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाएगा। गौरव सावंत, लेकिन लगता नहीं है कि चीन बातों से मानेगा। नहीं, बीती रात यही हुआ कि जब चीन की सिपाहियों को पीछे हटना था तो उसमें तनातनी हुई भारत और चीन के सिपाहियों के बीच। और खबर ये आ रही है जिसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर अब भारत सरकार ने कर दी है कि हमारी सेना के 1 अफसर और 2 जवान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो तनातनी थी उसके चलते वो मारे गए हैं। और इस समय खासा तनाव है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। ये पेट्रोल पॉइंट 14-15 के पास का इलाका है जहां पर बीती रात भारत और चीन की सेना के बीच चीन की सेना के विड्रॉल को लेकर थोड़ी ठन गई थी। अभी तक प्रारंभिक इतनी ही जानकारी आई है नवजोत। लेकिन गौरव, सबसे बड़ी बात तो ये कि बातचीत के जरिए जो मामला सुलझाने की बात हो रही है, क्योंकि हर दिन बातचीत हो रही है और ये स्पेसिफिकली वही एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा टेंशन है। आपने बिल्कुल सही कहा। पेंगोंग और गलवान का ये 2 इलाके हैं जहां पर बहुत तनाव था। और खासतौर पर गलवान के इलाके में जब आला अधिकारियों की बात हुई थी तो उसमें यही तय हुआ था कि गलवान के इलाके में पहले चीन की सेना पीछे हटेगी और उसके बाद भारत की सेना पीछे हटेगी। तो भारत की सेना के उस पलटन के आला अधिकारी और जवान, एक जेसीओ, एक जवान और एक कर्नल, वो यही उस समय निगरानी कर रहे थे कि किस तरह से चीन की सेना पीछे हट रही है। और उसी में बीती रात खासा तनाव बढ़ गया था भारत और चीन की सेना बीच और उसी में ये इंसिडेंट हुआ है। इसकी एक आधिकारिक पुष्टि तो सेना ने कर दी है, लेकिन जो डिटेल्स है किस तरह ये स्थिति एकाएक बढ़ी और तनाव इतना बढ़ा कि 3 हमारी फेटल कैजुअलिटीज हुई हैं, ऐसा सेना का कहना है इस समय नवजोत। बिल्कुल, 3 कैजुअलिटीज की खबर आ रही है जिसमें 1 ऑफिसर और 2 जवान की बात आप कह रहे हैं। पेट्रोल पॉइंट 14-15 का ये इलाका है जहां पर ये झड़प हुई है। लेकिन अब इसमें बड़ी बात यह है कि अब जब बातचीत की बात आएगी, क्योंकि एक तरफ तो डिप्लोमेट और दोनों स्तरों पर बातचीत जारी थी, मिलिट्री स्तर पर भी बातचीत जारी थी और खुद चीन ने आगे आके यही कहा था कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाएंगे। तनाव यहां पर अब नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा कि उत्तरी सिक्किम में भी जब 9 मई को तनाव हुआ था, वहां पर भी काफी झड़प हो गई थी, जब 15 से ज्यादा सैनिक वहां पर भी घायल हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो कैजुअलिटीज हुई है, ये बहुत बड़ा अब सवाल है कि आगे रिश्ते कहां जाएंगे। क्या बातचीत रास्ता है या फिर भारत को इससे आगे बढ़कर कोई और सख्त कदम उठाने की जरूरत होगी? देखिए, भारत निरंतर यही कह रहा है नवजोत की बातचीत के रास्ते से ही इस समस्या को सुलझाया जाएगा। और अब इसका उत्तर चीन को देना होगा कि आखिर क्यों स्थिति बद से बदतर हुई और नौबत ये आई कि वायलेंट फेस ऑफ हुआ है गलवान घाटी में। सेना के औपचारिक स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि गलवान घाटी में जब बीती रात पुल बैक हो रहा था तो उसमें एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ जिसमें कैजुअलिटीज हुई हैं और इसमें 2 सिपाही और 1 अफसर की कैजुअलिटी हुई है। और इस समय दोनों ही देश के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो अब इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत इस समय भी चल रही है और भारत के सूत्रों के मुताबिक ये साफ किया है कि चीन की सेना को पूरी तरह से वहां से हटना होगा ताकि एक बार फिर LAC को रिस्टोर किया जा सके। लेकिन बहुत तनाव है, ऐसा सूत्रों का कहना है। गौरव, यही बात अगर देखी जाए तो हमेशा भारत, क्योंकि हर स्तर की जहां जहां बातचीत हुई है, भारत ने अपनी तरफ से यही बात रखी है कि जो अप्रैल वाली यथास्थिति है उसी को बरकरार रखा जाए। चीन ने कहा है कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाएंगे, लेकिन चीन की मंशा क्या दिखती है? चीन की मंशा में खोट है और ये तो लगातार हमको पता चलता आ रहा है। और इतिहास रहा है 1962 का हो या अब 2020 में, भारत की मित्रता पर हर बार चीन ने छुरा मारा है। और यही बीती रात भी हुआ है जहां हमारी 3 फैटालिटीज हुई हैं।
देखिए, भारत की तरफ से आला अधिकारी मतलब कमांडिंग ऑफिसर रैंक के अधिकारी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है और वो अपनी निगरानी में चीन के विड्रॉल को सुपरवाइज कर रहे थे। जो आला अधिकारियों के बीच तय हुआ था कि चीन पूरी तरह से पीछे हटेगा, जो सूत्र बता रहे हैं कि चीन के सिपाही जमीन पर उस जगह से हटने को से इनकार कर रहे थे और इसी में वायलेंट क्लैशेस हुए। इसी में भारत उनको पीछे ढकेल रहा था क्योंकि यही आदेश था कि चीन के सिपाहियों को एलएसी के उस पार ढकेलना आवश्यक है और इसी में स्थिति बद से बदतर हुई और इस जो वायलेंट वहां सिचुएशन हुई है, सीनियर ऑफिसर और 2 सिपाही वो शहीद हुए हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। और ये 70 के दशक के बाद पहली बार है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी की जान गई हो, भारतीय सिपाहियों की जान गई हो, तो इससे भारत और चीन के रिश्तों में निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा खटास आएगी। और जाहिर सी बात है गौरव की ऐसे में बातचीत पर भी असर होगा, क्योंकि भले ही दोनों कहें कि बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाना है, लेकिन इसका असर तो होगा ही। सीधे चलते हैं रोहित सरदाना मेरे सहयोगी। जी गौरव, मेरे सहयोगी रोहित सरदाना इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी रोहित। बिल्कुल नवजोत, इस समय अपने दर्शकों को हम बता दें कि यह बहुत बड़ी खबर है इस समय। जैसा गौरव सावंत हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 70 के दशक के बाद यह पहला मौका है जब भारत और चीन के बीच इस तरीके की कोई परिस्थिति आई है। बीच में छिटपुट खबरें लगातार आती थी, ट्रूप्स के एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाने की, आपस में खींचातानी हो जाने की, थोड़ा तनाव हो जाने की, लेकिन इस बार यह पहला मौका है 70 के दशक के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि करीब 50 साल में ये एक पहली स्थिति ऐसी आई है जब भारत और चीन के बीच स्थितियां इतनी तनावपूर्ण हो गई हैं कि वहां पर हिंसात्मक कार्रवाई हुई है और उसमें भारत के एक सीनियर रैंक के अधिकारी, बताया जा रहा है कर्नल स्तर के अधिकारी जो कि इन्फेंट्री को लीड करते हैं, उनकी शहादत हुई है और साथ में 2 सैनिक जवान भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शहीद हुए हैं। जैसा गौरव सावंत हमारे सहयोगी बता रहे हैं, गलवान वैली में कल रात से ये डी-एस्केलेशन प्रोसेस साथ साथ चल रहा है, उसके बावजूद ये परिस्थिति आई और अब जो औपचारिक तौर पर जानकारी भारतीय सेना की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक कल रात को यह परिस्थिति हुई है। और क्या क्या जानकारी भारतीय सेना की तरफ से अभी तक दी गई है गौरव? भारतीय पक्ष के 3 लोगों के शहीद होने की खबर आ रही है। चीन को कितना नुकसान हुआ, क्या इस बारे में कोई जानकारी भारत ने दी है या चीन का मीडिया औपचारिक तौर पर कुछ स्वीकृति दे रहा है इस पर? रोहित, चीन का मीडिया तो पूरी तरह से चुप है इस बात पर। अभी बीती रात की एक घटना है। बीती रात को जब दोनों कल शाम को कमांडर्स की बात हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि चीन की सेना गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A पर पीछे जाएगी, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पीछे। ये कमांडर्स के बीच तय हुआ था, लेकिन कमांडर्स के बीच जो तय होता है उसे इम्प्लीमेंट ग्राउंड ट्रूप्स को करना होता है और भारत के जो सिपाही हैं वो इसी आदेश का पालन कर रहे थे। वो चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पे पूरी तरह से पीछे जाने को कह रहे थे। इसी में हाथापाई हुई, इसी के बाद वायलेंट क्लैशेस हुए क्योंकि चीन के सिपाही पीछे हटने से इनकार कर रहे थे और कल आदेश हुआ था कि चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाना है गलवान घाटी में और यहीं से शुरुआत होनी थी, पहले गलवान घाटी और उसके बाद पेंगोंग त्सो। लेकिन चीन के सिपाही पीछे जाने से इनकार कर रहे थे। इसी में वायलेंट क्लैशेस हुए और इसी में आज सुबह ये खबर आई सूत्रों के मुताबिक, जिसकी अब सेना ने औपचारिक पुष्टि कर दी है कि हमारी सेना के एक अधिकारी जो पर्सनली लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को, कमांडिंग ऑफिसर एक इन्फेंट्री बटालियन के, वो और 2 सिपाही वो इसमें शहीद हो गए हैं। कुछ और सिपाहियों के घायल होने की भी खबरें हैं। घायल होने की खबरें दूसरी तरफ से भी है रोहित इस समय, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि सेना ने अभी नहीं की है। रोहित, गौरव, इस पूरी परिस्थिति में पिछले कई दिन से लगातार दोनों मुल्कों के बीच बातचीत चल रही है। हमने देखा किस तरीके से भारत और चीन के अधिकारियों ने कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कल रात का यह घटनाक्रम क्या इशारा करता है, क्या चाहता है चीन? देखिए, चीन अपना दोमुहापन लगातार इस मुद्दे पर दिखा रहा है। बातचीत में जो चीन के जनरल और हमारे जनरल के बीच बातचीत हुई थी, चीन यही लगातार कह रहा है कि वो बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाना चाहता है, लेकिन पीछे हटने से इनकार कर रहा है। और यहाँ पर भारत ने यह साफ कर दिया था
कि चीन के सिपाहियों को पीछे हटना ही होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बदली परिस्थिति को भारत स्वीकार नहीं करेगा और ऐसी परिस्थिति में ये निर्णय हुआ था कि चीन की सेना गलवान घाटी में जो 3 जगह पर पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A, इन 3 जगहों पर जहां चीन की सेना आ गई है, उन तीनों सेनाओं पर चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाएगी। वो श्योक नदी और गलवान नदी के मुहाने तक आ गई थी, धीरे धीरे पीछे हट भी रही थी लेकिन पूरी तरह से पीछे नहीं हटी थी। और इस पर कल निर्णय हुआ था कि चीन की सेना पूरी तरह से पीछे जाएगी। जब उसने इनकार किया तो एक वायलेंट सिचुएशन वहां पर डेवलप हुई और उसके बाद ये खबर आई देर रात कि हमारे एक सीनियर अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। रोहित। अभिषेक बल्ला हमारे सहयोगी इस समय आ गए हैं और जानकारी लेकर लगातार अभिषेक रिपोर्ट करते रहे। गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो इलाके में जो कुछ चल रहा है बड़ी गहराई से उन्होंने लोगों के सामने रिपोर्ट्स रखी है, देश की जनता के सामने पूरा सच रखा है पिछले कुछ दिनों से। अभिषेक, भारत कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, भारत की नीति हमेशा से साफ रही है और ना ही भारत विस्तारवादी नीति लेकर चलने वाला देश है। कल रात गोलीबारी की शुरुआत किधर से हुई, क्या इस बारे में कुछ खबर मिल पा रही है? देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि गोलीबारी हुई। हालांकि सेना ने इसके बारे में ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन सेना ने ये जरूर बोला है कि एक झड़प हुई, एक वायलेंट स्कफल हुआ दोनों तरफ से और इसमें भारतीय सेना के 2 जवान और 1 अफसर की मौत हो गई है। इसके चलते ये जरूर कहा जा सकता है कि जो ये मिलिट्री डायलॉग चल रहा था डी एस्केलेशन के लिए और ये माना जा रहा था कि दोनों सेनाएं बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा सकेंगी, वो मिलिट्री डायलॉग पूरी तरह से ऐसा लग रहा है फिलहाल तो फेल हो गया है कि नौबत यहां तक आ गई कि फिर से झड़प हुई जिसमें कि दोनों तरफ के सेना के लोग जख्मी भी हुए, ऐसा भी पता चल रहा है। लेकिन जो ये 3 मौतें हुई हैं भारतीय सेना की, ये बहुत ही दुख की एक बात है क्योंकि जब भी झड़प होती है LAC पे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, ऐसी प्रोटोकॉल है कि वायलेंस को जल्द से जल्द रोकने की प्रतिक्रिया बनी हुई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 5 मई को जब पहली बार झड़प हुई थी और तब से टेंशन रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। काफी ऐसे हादसे हुए हैं जहां दोनों तरफ की सेना आमने सामने आई है, पत्थरबाजी हुई है, मारपिटाई हुई है और कल देर रात ये दुखद घटना भी घटी है जिसका कि सेना ने ऑफिशियली अब अनाउंसमेंट भी कर दिया है। हालांकि इनकी आइडेंटिटीज नहीं बताई गई हैं, कौन से ये अफसर थे, कौन से जवान थे, लेकिन सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि कर्नल लेवल के एक सीनियर अधिकारी थे और 2 और जवान थे जिनमें इनकी मौत हुई। अभिषेक, क्या इसका मतलब ये समझा जाए जो आपने इशारा दिया कि मिलिट्री स्तर की बातचीत अब पूरी तरह से फेल है, अब कूटनीतिक स्तर पर, विदेश मंत्रालय के स्तर पर या फिर उससे ऊपर भारत को चीन पर दबाव बनाना पड़ेगा इस परिस्थिति को सामान्य करने के लिए? बिल्कुल रोहित, क्योंकि ये जो बातचीत है ये अब पिछले 1 महीने से चल रही है। 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, यानी कि सेना के स्तर पर ये सबसे हाईएस्ट लेवल था जब ये डायलॉग हुआ था, बातचीत हुई थी। उस बातचीत में एक रोड मैप क्रिएट किया गया था कि कैसे डी एस्केलेशन किया जाए। उसके बाद से मेजर जनरल लेवल पर बातचीत हो चुकी है। हालांकि कल शाम तक ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल की बातचीत हो रही थी इन्हीं इलाकों में, गलवान के PP-14, PP-15, PP-17A की कैसे यहाँ पे शांति बनाई रखे दोनों सेना और ये देखा जा रहा था कैसे पीछे हट सके, डिसएंगेजमेंट पूरी तरह से हो जाए। आपकी हालांकि थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ था, लेकिन जो आर्टिलरी गन्स थी, जो टैंक्स थे, जो काफी आगे फॉरवर्ड एरियाज में लाए गए थे, उनको अभी तक सेनाओं ने पीछे नहीं हटाया था। दोनों तरफ से आमना सामना अभी भी हो रहा था। इसके चलते ये कल की घटना हुई जिसमें फिर से हिंसा हुई, जिसके कारण कि ये मौत हुई है 3 लोगों की। और जाहिर सी बात है कि कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा झटका है बातचीत जो चल रही थी, जो डायलॉग
अभिषेक संपर्क कट रहा, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, वापस आते हैं। अभिषेक भल्ला हमारे सहयोगी जो लगातार पिछले 1.5 महीने से पूरे घटनाक्रम पर जानकारी दे रहे थे, वो बता रहे हैं कि ये बड़ा झटका इस समय बातचीत की प्रक्रिया को, जो कि भारत और चीन की सैनिक स्तर पर बातचीत चल रही थी, जिसमें मेजर जनरल स्तर तक बातचीत हुई थी और लगातार बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी भारतीय सेना भी और चीन की सेना भी। और यह माना जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों में डीएस्केलेशन होना शुरू हो गया है। कुछ हद तक चीन की सेना पीछे हटी थी और कुछ हद तक चीन की सेना को भी और पीछे हटना था, लेकिन कल रात को हिंसक झड़प हुई है जिसमें भारत में एक अधिकारी की शहादत हुई है और 2 जवानों की शहादत हुई है। इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि भारतीय सेना की तरफ से कर दी गई है। अब से कुछ मिनट पहले भारतीय सेना ने औपचारिक तौर पर इस बारे में जानकारी दी है कि कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी जो कि इस पूरे प्रक्रिया को लीड कर रहे थे, कल रात को हिंसक झड़प में उनकी शहादत हुई है और साथ ही 2 सैनिक जवान भी कल रात के घटनाक्रम में शहीद हो गए हैं। बड़ा चिंता का विषय इस समय दोनों देशों के लिए और पूरी दुनिया के लिए हो सकता है, क्योंकि 70 के दशक के बाद मानकर चलिए कि लगभग 45 से 50 साल में यह पहला मौका होगा जब भारत और चीन के बीच इस तरीके की हिंसक परिस्थिति एलएसी पर पैदा हुई है। तनाव बेशक लगातार रहा है दोनों मुल्कों के बीच में, लगातार सैनिकों के बीच छुटपुट झड़पें होती रही हैं, एक दूसरे के सैनिकों को खदेड़े जाने की घटनाएं वहां पर होती रही हैं, सैनिक आपस में एक दूसरे से उलझते रहे हैं ट्रूप्स, लेकिन यह पहला मौका इस तरीके का पिछले करीब 50 साल में जब भारत ने एक बड़े अधिकारी को और साथ में 2 जवानों को खोया है एलएसी पर इस तनाव की वजह से, वो भी तब जब सैनिक स्तर की बातचीत लगातार चल रही थी और माना जा रहा था कि कुछ समय में इस परिस्थिति को सुलझाने में दोनों मुल्क कामयाब हो जाएंगे और भारत कामयाब हो जाएगा इस बात में कि चीन को वापस उसकी पोजीशन तक कर दिया जाए जहां वो अप्रैल से पहले हुआ करता था। एक तरफ पूरी दुनिया में चीन को लेकर एक नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है। वुहान से माना जाता है जो वायरस लीक हुआ उसने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है और इसी को लेकर सवाल उठे कि क्या वुहान के वायरस से ध्यान हटाने के लिए चीन ने जानबूझकर एलएसी पर इस तरीके की परिस्थिति पैदा की ताकि दुनिया का ध्यान उससे हट सके। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस समय हमारे साथ लाइव आ चुकी हैं और जानकारी लेकर। श्वेता, माना जा रहा है पिछले 50 साल में यह पहला ऐसा मौका जब भारत और चीन के बीच परिस्थितियां इस खतरनाक मोड़ तक पहुंची हैं, कैसे देखती हैं आप इसको? रोहित, ये शुरुआत की है चीन ने, लेकिन इसका जवाब हिंदुस्तान किस तरीके से देगा वो देखना होगा, क्योंकि अभी तक अगर हम 2 देश इस बात पे फख्र करते थे कि ये एक ऐसी सीमा है जहां पर एक बहुत लंबी सीमा विवाद है, लेकिन फिर भी एक भी गोली नहीं चली है, क्योंकि 1993 में इस तरह का एक समझौता दोनों देशों के बीच हो गया था। वाकई आज चीन को इसका जवाब देना ही होगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा कि सीमा पर उसके सैनिक खुद को नियंत्रण में नहीं रख पाए, और उसमें भी सीमा के उस हिस्से की बात हम रोहित कर रहे हैं जहां पर जो बातचीत है वो फल दे रही थी और वहां पर डीएस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट हो रहा था दोनों सेनाओं का। भारतीय सेना ने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हम पीछे नहीं हटा रहे हैं, हम डिसएंगेज कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ा सा मान बचा रहे चीन का। लेकिन अगर चीन इसी तरीके से चीजें करना चाहता है कि जो वहां पर जिस तरह का टकराव हुआ उसमें हमने अपने जवान खो दिए, अपने अफसर को खो दिया, तो इन चीजों को अब सामने आना होगा कि एलएसी पर जो बातचीत भारत की पहल पर चल रही है उसमें चीन चाहता क्या है, क्योंकि शुरुआत से उसकी जो मंशा रही है उस पर आशंकाएं उठाई गई हैं कि इस तरह की हरकतें क्या कोई युद्ध के लिए करता है। अब अगर आपने एक ऐसी सीमा पर जहां पर बात सुलझ चुकी है, जहां पर आपको मालूम है कि स्टेटस को किस तरीके से मेंटेन करना है, वहां पर सैनिक चीन के उस तरफ से इस तरह से टकराव के लिए सामने आते हैं, तो वाकई ये सिर्फ 3 शहादत का मामला नहीं है। ये सवाल है कि चीन क्या वाकई वो परिपक्व देश था जिसकी हम बात कर रहे थे? भारत अगर अपनी तरफ से बातचीत के जरिए, हमने यहां तक किया रोहित कि सामने से आपने मेजर जनरल को भेजा तो हमने फिर भी लेफ्टिनेंट जनरल को वहां पर भेजा, बातचीत से सुलझना था मामले को, लेकिन चीन नहीं सुधरा। हमने डिविजनल कमांडर स्तर की बातचीत की है, ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत की है, सीओ स्तर की बातचीत चल रही थी, और गलवान घाटी तो वो हिस्सा जहां पर बात बन गई थी। पैंगोंग त्सो पर मेन टेंशन है इस समय में, जहां पर चीन का दावा अधिक रहता है। लेकिन अगर इस इलाके में ऐसा हुआ है तो अब सरकार, अभी तो सेना की तरफ से बताया गया है,
कि बीती रात क्या हुआ है वहां पर। अभी भी बहुत खुलकर हम कहें रोहित तो ये चीज सामने नहीं है, चूंकि गोली नहीं चूंकि वहां पर उस सीमा पर चलती है तो अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल चीन की तरफ से किया जाता है। भारतीय फौज तो क्या करती है, या आईटीबीपी भी जब वहां पर रहती है तो शारीरिक तौर पर अब पुश करके उन्हें पीछे करते हैं उनकी सीमा की तरफ। लेकिन चीन की तरफ से वो कांटेदार तारों को लाठियों में लपेट के, डंडों में लपेट के उसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो आप गलत तरीके से हिट करते हैं तो बहुत बुरी चोट और बहुत बुरी इंजरीज होती हैं जो जिंदगी भर के लिए आपको क्रिपल कर देती हैं। लेकिन अभी गोली चली या उस हाथापाई में जान गई, ये चीज पहले देखना होगा। और बातचीत अब किस दिशा में जानी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने उठ खड़ा हुआ है रोहित। बिल्कुल श्वेता, और इस समय राजनीतिक बयान इस पर आने शुरू हो गए हैं। खासतौर पर अखिलेश यादव का ट्वीट है अभी अभी श्वेता, जो ये कह रहे हैं कि गलवान वैली लद्दाख से चीनी मुठभेड़ में हमारे कमांडिंग अफसर और 2 सैनिकों की शहादत का समाचार मिला है। भावपूर्ण नमन। सरकार से इन हालात में भारत चीन सीमा पर वास्तविक स्थिति के स्पष्टीकरण की अपेक्षा है। लगातार विपक्ष की तरफ से श्वेता ये कहा जाता रहा कि सरकार पारदर्शिता नहीं बरत रही है, एलएसी पर जो कुछ हो रहा है सरकार वो सब कुछ सामने नहीं रख रही है। अब जब सेना की तरफ से ये एक जानकारी दी गई है, क्या आपको लगता है सरकार की तरफ से औपचारिक स्पष्टीकरण इस मामले में आएगा? आपने रक्षा मंत्री से बात की थी, उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने कुछ चीजें रखी थी, लेकिन उनको विपक्ष ने बातों को औपचारिक स्पष्टीकरण माना नहीं था सरकार का। नहीं, औपचारिक स्पष्टीकरण से आगे अब सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि अब हमारा स्टैंड क्या है। अगर चीन इस तरह की हाथापाई कर रहा है जो जानलेवा है, अभी हाथापाई ही की श्रेणी में अगर उसे रखा जाए, तो चीन अगर इस तरह की चीज कर रहा है, अगर पाकिस्तान के साथ सरहद पर इस तरह की कोई चीज हुई होती रोहित, हम सीधे आज युद्ध की रट लगा रहे होते। लेकिन चीन के साथ क्या होगा, अभी तक जो स्पष्टीकरण की बात चल रही थी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल था कि चीनी सेना कहां तक आई है। उसमें कुछ खबरें ऐसी भी आती थी कि भारतीय सेना की पोजीशन इस समय क्या है, चीन क्या वाकई हमारी सीमा में घुस चुका है, कितना पीछे उसे करना पड़ेगा। लेकिन अब तो स्पष्टीकरण से एक कदम आगे हम हैं, अब जाने गई हैं हमारे जवानों ने, हमारे अफसर ने बलिदान दिया है अपना। अब जाहिर है कि मामला सिर्फ स्पष्टीकरण तक नहीं है, बल्कि ऑफिशियल स्टैंड, भारत क्या स्टैंड लेगा। अब अगर चीन युद्ध पर आमादा है तो आज की परिस्थिति में हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से इस मामले को अब आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जहां तक बातचीत का सवाल है तो बातचीत तो चल रही है, पाकिस्तान के साथ हमारी कभी बातचीत नहीं होती है। हमने ये स्पष्ट तौर पर तय किया हुआ है कि पाकिस्तान जब तक आतंक पर विराम नहीं लगाएगा तब तक हम उससे बातचीत नहीं करेंगे। इसीलिए वहां पर जो भी होता है वो एक्शन के रूप में ही होता है। पर चीन से हमारे रिश्ते बहुत अलग हैं, बहुत परिपक्व माने जाते हैं। इसीलिए अब अगर चीन ने ऐसा किया है तो अब क्या, चीन जाहिर है अपनी तरफ से अभी न तो इस बात को स्वीकारेगा, अभी तो सन्नाटा है पूरी तरीके से उनके आधिकारिक सर्कल्स में, पूरी तरीके से सन्नाटा है। उनकी ग्लोबल टाइम्स जो हर बात पर कोई ना कोई एजेंडा अपना थोपने की कोशिश करता है, वो कुछ नहीं कह रहा है इस पर। चीन अपनी तरफ से यही चाहेगा कि वो चाहे कि एक इंक्वायरी हो और पता किया जाए और उसके बाद वो कहे कि आपने उकसाया, लेकिन जाने गई हैं, इनको इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत सरकार को सामने आकर इस मामले में जल्दी से जल्दी स्टैंड क्लियर करना होगा सरकार का, कि हम क्या समझें इस समय, क्या समझें कि हमारी उत्तरी सरहद पर जो चल रहा है वहां पर भारतीय जानें महफूज हैं या नहीं है। सरकार ने कल ये कह दिया था, जो सूत्रों से निकलकर खबर आई थी सेना में, सरकार ने ये कहा था कि एलएसी पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन आपके हाथ नहीं बंधे हैं, आपके सामने जो होता है आप उसका माकूल जवाब देंगे। ये इस तरह की चीजें सामने आई थी। अब जब आज की सुबह, हालांकि शुरुआत में खबरें आना शुरू हुई, अपुष्ट था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे जब पता चला तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जान चली जाए वहां पर। लेकिन आधिकारिक पुष्टि के साथ ही उस पर विराम लगा, जो अब से कुछ देर पहले आई, कि हाँ, बीती रात हमने 1 अफसर और 2 जवान चीन की सीमा पर अपने गंवाए हैं। तो अब जाहिर है हर एक के मन में, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, सबके मन में आएगा कि भारत अब क्या करेगा और क्या करना चाहता है। श्वेता, बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ। सैनिक स्तर की बातचीत जब एक तरफ चीन के साथ चल रही थी, उसके बीच ये हिंसक झड़प, और इस हिंसक झड़प में भारत ने अपने 3 लोग गंवाए हैं, जिसमें एक कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी शहीद हुए हैं कल रात को, और 2 सैनिक जवान कल रात को चीन के साथ इस हिंसक झड़प में शहीद हो गए हैं। अब इंतजार
भारत की तरफ से प्रतिक्रिया का। अभी तक सेना ने भारत की ये जानकारी दी है औपचारिक तौर पर, लेकिन क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि भारत और चीन के बीच जो बातचीत चल रही थी अभी तक पिछले 1.5 महीने से, वो पूरी तरह से फेल हो गई है? गीता मोहन मेरी सहयोगी इस समय हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्र इस समय क्या बता रहे हैं? गीता मोहन, अब चीजें किस दिशा में आगे बढ़ेंगी, गीता मोहन से ये पूछेंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी लगातार सरकार से अब सवाल पूछा जाने लगा है कि सरकार को औपचारिक तौर पर यह स्थिति साफ करनी चाहिए कि भारत और चीन के बीच आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि भारत को अपने 3 लोग कल रात को गंवाने पड़े हैं। क्या ये एक बार फिर चीन की तरफ से धोखा नहीं कहा जाएगा, जब बातचीत चल रही है, जब डी-एस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा है और उसके बीच फिर चीन की तरफ से कुछ इस तरीके की वारदात होती है जिसमें भारत को अपने 3 लोग गंवाने पड़ते हैं। पिछले 5 दशक में यह पहला ऐसा बड़ा मौका है जब भारत और चीन के बीच तनाव इस हद तक बढ़ गया है कि भारत को अपने 3 लोग गंवाने पड़े हैं। 3 लोग शहीद हुए हैं एलएसी पर। कल रात गलवान घाटी के इलाके में यह वारदात हुई है। अभी तक इसे हिंसक झड़प का नाम दिया जा रहा है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी लगातार जानकारी दे रही, गौरव सावंत हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, अभिषेक भल्ला भी इस खबर पर नजर बनाए हैं और गीता मोहन हमारी सहयोगी अभी आ जाएंगे हमारे साथ। वो विदेश मंत्रालय की परिस्थिति, वहां का अपडेट बताएंगे कि विदेश मंत्रालय के स्तर पर भारत और चीन के बीच किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन श्वेता, एक तरफ खबरें आ रही थी कि डी-एस्केलेशन हो रहा है, सेनाएं पीछे हट रही हैं, चीन की सेना को भारत ने काफी हद तक मजबूर कर दिया है कि वो अपनी जगह की तरफ वापस लौटने लगे धीरे धीरे करके। एक तरफ खबर यह आ रही थी कि भारत वहां पर ब्रह्मोस की तैनाती का पूरा प्लान कर चुका है, सारी परिस्थितियों को जांच लिया गया है। इसके बीच चीन की तरफ से इस तरीके की हरकत, क्या ये भारत के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है? आपको लगता है ये धोखा जो चीन ने दिया? ये बहुत पेचीदा है रोहित, वाकई, क्योंकि जहां पर आप खुलकर पाकिस्तान के साथ, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि उसके साथ आप खुलकर रिएक्ट करते हैं, खुलकर एक्ट करते हैं, पर चीन के साथ कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक फौजी के दिमाग में भी, एक सैनिक के दिमाग में भी चलती रहती हैं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो एक कूटनीतिक बंधन से भी बंधा हुआ है। वहां पर आप गोली नहीं चला सकते हैं, यानी कि आपने बोफोर्स की तैनाती तो वहां पर की है, आपने इतने दिनों में वहां पर पिछले 1 साल में सैन्य अभ्यास भी किया, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आपके अरुणाचल प्रदेश तक जाकर तैनात किए गए, लेकिन आपको फिर भी मालूम है कि आपकी सैन्य क्षमता, आपकी सैन्य शक्ति जितनी भी होती है, उसके बावजूद आप उस तरीके से जवाब नहीं दे सकते हैं चीन का। इस सेक्टर में खासकर जब से ये जो उलझना शुरू हुई चीन की सेना, तब से और ज्यादा सबके दिमाग में यह सवाल चलने लगा कि किस तरीके से इसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि अचानक 3 सेक्टर्स में उनकी सेना कोशिश कर रही थी कि वो आगे तक आकर और अपने पांव जमाए वहां पर। शुरुआत सिक्किम से हुई थी, लद्दाख तो बाद में चीन ने एक्टिवेट किया, शुरुआत उसने सिक्किम में झड़प से की और उसके बाद जाकर लद्दाख में उसका फोकस साफ तौर पर आ गया। भारत ने जिस तरह का जवाब दिया है, ऐसा मुझे सिर्फ 1986-87 याद आता है, क्योंकि डोकलम एक इलाके में भारतीय सेना खड़ी रही, सामने चीन की सेना खड़ी रही, लेकिन इससे पहले कि इस तरीके से आपने तैनाती कर दी है पूरी आर्टिलरी की, वहां पर आपने जितने सामने सैनिक चीन के रखे उतने ही सैनिक अपने यहां पर लगा दिए पूरे सेक्टर में, आपने मैच किया चीन को। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलती हो रही थी रोहित, गलती कोई नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो हुआ है उसमें मैं उम्मीद करती हूं कि राजनीति उस पर उतनी हावी न हो, क्योंकि अभी सैनिकों के मन में, उनके दिमाग पर वैसे ही बहुत तरह का दबाव है कि किस तरीके से इस मामले को सुलझाना है। आप आज की तारीख में क्या सीधे बिना सोचे समझे युद्ध के लिए आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। भारत के जो सैनिक हैं जितने अनुशासित हैं, चीन के मुमकिन है उतने नहीं है, या फिर उनकी समझ थोड़ी कमजोर है, जिस वजह से हमें 3-3 भाषाओं में लिख कर लगाना पड़ता है अपनी बोर्ड्स पर कि ये भारत की सीमा है, आप पीछे चले जाएं। उसके बावजूद चीनी जो हैं वो जिद करते हैं और आगे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो वायरल वीडियोस वगैरह आपने भी देखे होंगे कि किस तरह से हमारे जवान उन्हें फिजिकली पुश करके भेज के आते हैं। वहां पर हम फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं देखते हैं, वो चीन की तरफ से शुरुआत होती है कि मारपीट कर लो, हाथापाई कर लो। वो शारीरिक तौर पर अगर कमजोर साबित होते हैं तो उसके बाद वो किसी तरह का हथियार ले आते हैं जिनमें बारूद तो नहीं होता है, गोली तो नहीं चलती है उनमें से, लेकिन प्रहार उतना ही होता है। तो अब ये जो स्थिति हुई है, ये वाकई इतना आसान भी नहीं होगा सरकार के लिए समय सोचना कि वो क्या करें। अगर सीधे तौर पर कोई जवाब सोचे तो होगा कि अरे आप 3 मार रहे हैं, हम भी आपके
फौजियों को मारेंगे, पर उसका सीधा मतलब हो जाएगा युद्ध। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या चीन यही चाहता था? क्या चीन अब वो अपना रुख करता है? क्योंकि अब देखिए बैक चैनल्स पे बातचीत तो शुरू हो गई है, सरकार की सीधी बातचीत शुरू हो गई है चीन से। ये चीजें अभी निकलकर सामने नहीं आएंगी क्योंकि इसको बहुत संवेदनशील तरीके से ट्रीट करना होगा। लेकिन देश के लिए इतना मथने वाला ये समय आ जाता है जब हम अपने फौजियों को गंवाते हैं और उस समय यह समझ ना आना कि हम जवाब कब देंगे और जवाब कैसे देंगे, ये बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करने वाला इशू है। लेकिन भारत, अगर हम इतने दिन से कहते आए हैं कि भारत कमजोर नहीं है, भारत की फौज चीन की फौज से इस सेक्टर में कम से कम कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो फिर हम क्यों कबूल कर लें बड़ी उन फौजियों प्रतिक्रिया की शहादत की तरफ से इस समय आ गई है। रॉयटर्स के हवाले से, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के हवाले से चीनी विदेश मंत्रालय की पहली प्रतिक्रिया इसे हम कह सकते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भारतीय सेना ने अपने जवानों और अफसर के शहीद होने की बात कही है, तो चीन की तरफ से यह कहा गया है कि भारत इस मामले में कोई एक तरफा कार्रवाई न करे जिससे कि परिस्थिति वहां पर और बिगड़े। यह चीन की तरफ से श्वेता पहली प्रतिक्रिया इस समय औपचारिक तौर पर कही जा सकती है, जो कि रॉयटर्स के हवाले से आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के हवाले से आ रही है। चीनी मीडिया ने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक तौर पर बात नहीं कही है, लेकिन रॉयटर्स के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक चीन ने भारत से एक तरफा कार्रवाई नहीं करने या फिर मौजूदा संकट को बढ़ाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। श्वेता, इसका क्या मतलब समझा जाए? चीन का यह कहना, एक तरफ जब हम ये कह रहे हैं, भारतीय सेना साफ तौर पर यह कह रही है कि चीन की वजह से, उनकी हरकत की वजह से, बातचीत के बीच उनके इस धोखे की वजह से भारत के 3 लोग शहीद हुए हैं। चीन ये कहता है आप एक तरफा कार्रवाई ना करें जवाब में, ताकि जिससे परिस्थिति और गंभीर ना हो। इसका रोहित, चीन भी ये पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझता है कि युद्ध के लिए उसके भी हालात इस समय हैं नहीं, और वो ये भी जानता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से, जिस नजर से उसे देखा जा रहा है। रोहित, चूंकि हम जैसा बार बार बताते हैं अपने दर्शकों को कि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोली नहीं चलने का समझौता है दोनों देशों के बीच। इसका सीधा मतलब यह हो जाता है कि आप किसी भी टकराव की स्थिति में जीतेंगे तभी जब जितने सैनिक सामने लग रहे हैं ठीक उतने ही सैनिक या उससे अधिक आप अपने उस सेक्टर में लगाते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हम एस्केलेट कर रहे हैं मामले को, तो आप उनसे अधिक सैनिक लगाते हैं, वरना बराबरी की कोशिश करते हैं। चीन को मालूम है कि हमारे सैनिक वहां पर उसी तादाद में मौजूद हैं जितने उसके सैनिक वहां पर मौजूद हैं। चीन को यह भी मालूम है, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, उन्हें मालूम है कि हमने कौन कौन सी तोपें, आर्टिलरी की कौन कौन से हथियार वहां पर लगा रखे हैं और सीमा की कितनी लंबाई में लगा रखे हैं। अब जाहिर है उसे यह भी मालूम है कि अगर भारतीय सेना ने इस समय अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर दी तो अव्वल ये युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, और दूसरा ये कि चीन उसे संभाल नहीं पाएगा। आप बिना हथियारों के आके आपने चुपके से, धोखाधड़ी से, धोखेबाजी से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन अगर भारतीय सेना अपनी पूरी ताकत से आगे चली गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। चीन के अपने जनरल कह चुके हैं रिटायर करते करते, अभी 2 साल पहले की बात है, कि चीन में मुझे एक ही चीज का अफसोस रह गया कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। वियतनाम जैसे देश से आप हार जाते हैं और तब आप भारत को 62 की याद दिलाते हैं। चीन को मालूम है 62 नहीं है, ये 2020 है। चीन को मालूम है डोकलाम में क्या हुआ, चीन को मालूम है 1986 में क्या हुआ। इसीलिए वो इस समय घबरा भी रहा होगा। और रोहित, मैं ये भी बताऊं कि भारतीय सेना के सिपाही बहुत अनुशासित होते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं उस हिसाब से एक्ट करते हैं। लेकिन चीन में ऐसी चीज नहीं रहती है। चीन में एक में फितरत में आपको यह दिख जाएगा। इसीलिए कई दफा ऐसा होता है कि वहां की सरकार ने कहा हो न कहा हो, चूंकि सरकार हेड करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी, इकलौती सेना जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी हेड कर रही है, वो कहें न कहें वो अपनी तरफ से ऐसी कार्रवाई कर चुके होते हैं। लेकिन अब करने के बाद क्या अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, इसलिए इस तरह के बयान आएंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। रोहित, बिल्कुल, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक करीब 2 बजे के आसपास भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इस बारे में, और औपचारिक जानकारी इस बारे में और ज्यादा भारतीय सेना की तरफ से दी जा सकती है। श्वेता, आप रहिएगा हमारे साथ। राहुल कंवल हमारे सहयोगी इस समय आ गए हैं हमारे साथ, कुछ ग्राफिक्स के जरिए, कुछ मैप्स के जरिए, नक्शों के जरिए। राहुल कंवल, हमारे दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि असल में कल रात को जो घटनाक्रम हुआ वो किस इलाके में हुआ, वहां की मौजूदा परिस्थिति क्या है, और पिछले 1.5 महीने से चल क्या रहा है एलएसी पर। राहुल कंवल, बताइए।
बहुत हफ्तों से हमारे तमाम आज तक पर दर्शक ये सुन रहे हैं कि गलवान घाटी में इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। कल रात को दोनों के बीच में हिंसा हुई और पिछले करीब 50 साल में पहली दफा वहां पर एक सेनानी की मौत भी हुई, एक अफसर और 2 हमारे जो जवान हैं उनकी मौत हुई। आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दरअसल इस वक्त चल क्या रहा है। ये ओवरऑल मैप है जम्मू और कश्मीर का। ये जम्मू और कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर जम्मू और ऊपर कश्मीर घाटी। ये जो काली लकीर आप देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इस वक्त की बाउंड्री है। इस तरफ पर भारत की सेना है, वहां पर पाकिस्तान की सेना। यह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका। इस वक्त जो एक्शन हो रहा है वो कुल मिला के लद्दाख के इलाके में हो रहा है, जो कि अब भारत ने एक यूनियन टेरिटरी बना दी है। यह है अक्साई चीन का इलाका, हिंदुस्तान की सरजमीन जिस पर इस वक्त चीन का अवैध कब्जा है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत नजदीक है गलवान फेस ऑफ पॉइंट, जहां पर मैं आपको अभी लेके चलने वाला हूं। आइए अब हम अपने अगले मैप पर आते हैं। तो ये है ले, जो कि लद्दाख की राजधानी है। ये वहाँ की, अगर आपने फिल्में देखी हो बॉलीवुड की कई सारी, या कभी आप सैर सपाटे पे लद्दाख गए हो तो आपने हेमिस मॉनेस्ट्री देखी होगी। तो वहां से होते हुए यहाँ पर शुरू होती है दारबुक से दौलत बेग ओल्डी की सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, करीब पिछले 15 साल से बन रही थी। और इसी सड़क को लेकर कहा जाता है कि चीनी फौज और चीनी सरकार बहुत परेशान है इस वजह से, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी सब सेक्टर नॉर्थ में पड़ता है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है भारत का, और यहाँ तक इस वक्त कोई सड़क नहीं थी। तो आप सोचिए वहां पहुंचने में कई दिनों तक वॉकिंग करके, ट्रेकिंग करके भारत की आर्मी को जाना पड़ता था। अब चूंकि हमने ये सड़क बना दी है जो कि पिछले साल इनॉग्रेट हुई थी, कंप्लीट हुई थी, इस वजह से हम काफी हद तक अपने जो आर्मी है, हमारे जो कॉन्वॉयज हैं, उनको सीधे सीधे दौलत बेग ओल्डी, जिसको सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये जो आप लाल रंग की लकीर देख रहे हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब मजे की बात तो यह है कि पैंगोंग सेक्टर में यहां पर 2 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। एक भारत का परसेप्शन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है और एक चीन का परसेप्शन। लेकिन जहां पर यह क्लैश हुआ वहां पर तो कोई 2 परसेप्शन है ही नहीं, एक ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और उस इलाके में फिलहाल ये जो कॉन्फ्रंटेशन है भारत और चाइनीज आर्मी की वो हुई है। ये नीली लकीर जो है ये गलवान नदी को दिखाती है। ये जो सड़क बनी है ये शोक नदी के किनारे किनारे है। शोक को कहा जाता है रिवर ऑफ डेथ, यानी कि मौत की नदी। मौत की नदी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कई सदियों पहले जो लद्दाख से ट्रेडर्स थे, जो चीन से ट्रेडर्स थे, वो शिनजियांग जाया करते थे इसी नदी के साथ साथ। और यहाँ पर गर्मियों में खासतौर से पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि जो भी सड़क किनारे बनती है वो धुल जाती है, उसके ऊपर पानी आ जाता है। और कई सारे जो ट्रेडर्स हैं वो नदी में गिर के मर जाया करते थे। इस वजह से शोक की नदी को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है, मौत की नदी कहा जाता है। बड़ी मुश्किल से भारत ने ये सड़क बनाई, जिसको BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। आइए अब हम थोड़ा और नजदीक चलते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाई थी DSDBO सड़क, यानी कि दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। काफी हद तक फसाद इसी को लेकर है। ये जो नीली लकीर आप देख रहे हैं ये शोक नदी है, यानी कि रिवर ऑफ डेथ, मौत की नदी, जो कि किनारे किनारे चलती है। सर्दियों में ये नदी जम जाया करती है। तो सर्दियों में जो काफिले निकला करते थे ट्रेडर्स के, वो इस नदी के साथ साथ चले जाया करते थे शिनजियांग की तरफ। गर्मियों में यहाँ पर ट्रैवल करना काफी मुश्किल है। यहाँ पर 2 ITBP के पोस्ट हैं। अब मैं आइए आपको दिखाता हूं कि चीन की तरफ क्या चल रहा है। ये है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। उसका ह्यूविशियन बेस, जो उनका मेन बेस है इस इलाके में, वो यहाँ पे है। उस बेस के 2 पोस्ट हैं, चाइनीज पोस्ट 1, चाइनीज पोस्ट 2, जो कि गलवान नदी के साथ साथ हैं। 2016 में चीन ने लगभग इस इलाके तक एक सड़क बना ली थी, जो कि सैटेलाइट पे नजर आ रही है। ये पक्की सड़क है, यानी कि तार बिछी हुई है। उसके आगे कच्चा रास्ता जाता है। तो अप्रैल के एंड में और मई के शुरुआत में क्या हुआ कि इस चाइनीज पोस्ट 1 और चाइनीज पोस्ट 2 से गलवान नदी के साथ साथ जो चाइनीज आर्मी का दस्ता है वो इस कच्चे रास्ते के चलते 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 यहां पर आ गया। इसको कहते हैं PP14, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जो कि बहुत हद तक गलवान और शोक नदी का जो संगम है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, उसके नजदीक है। अमूमन
भारत की जो सेना है वो यहाँ पे है नदी के इस किनारे, यहाँ से हमारे दस्ते निकलते हैं और ये जो रिज लाइन्स है, पहाड़ों को रिज लाइन कहा जाता है, वहाँ पे जाके गश्त देते हैं क्योंकि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमारे जो सैनिक हैं वो निकलते हैं, यहाँ तक आके गश्त करते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे गश्त करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि चाइनीज इस नदी के किनारे किनारे आके यहाँ पे डेरा जमा के बस गए। अब उसके काउंटर में इंडिया ने क्या किया, हमने पहले तो हमारे जो यहाँ पे पोस्ट पे अधिक जवान थे उनको आगे भेजा और साथ ही साथ मिरर डिप्लॉयमेंट किया। मिरर मतलब आईना। तो जितने चीन ने वहां पर हथियार बरामद किए, जितने चीन ने वहां पे हथियार डिप्लॉय किया, वो चाहे आर्टिलरी हो या इन्फेंट्री हो या मोटार हो, उसी तादाद में भारत ने भी इसी इलाके में जो मैं आपको इस वक्त नक्शे पे दिखा रहा हूं वहां पर इंडिया ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी। अब जो 6 जून को बातचीत हुई कोर कमांडर्स के बीच में, उसमें यह फैसला हुआ कि डिसएंगेज किया जाएगा, यानी कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी। आइए मैं आपको आखिरी मैप पे लिए चलता हूं। ये रहा। अब कुल मिला के मसला ये है, ये मैंने आपको दिखाया, ये है गलवान नदी, ये यहाँ पे आके शोक नदी से मिली, ये बहुत अहम जगह है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे है पेट्रोल पॉइंट 14। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज आर्मी हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ गई है, ऐसा नहीं है, इसको आपको नहीं समझना है। लेकिन जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर उसने बहुत बड़ी तादाद में अपने हथियार, अपनी सेना को इकट्ठा कर दिया है, जमा कर दिया। उससे हमें परेशानी क्यों है? परेशानी इस वजह से है कि हमारे जो ये सड़क है, आपको अगर याद होगा हम लोगों की करगिल की जो रिपोर्टिंग हुआ करती थी, उस पे करगिल और द्रास के शहर के ऊपर जो नेशनल हाईवे था उसके ठीक ऊपर चोटी पर चीन ने अपनी आर्टिलरी बिछा रखी थी। उससे क्या होता है कि जैसे ही भारत का कोई कॉन्वॉय या काफिला सेना का निकलता था, या वो पत्रकारों का हो या आर्मी का हो, तो पाकिस्तानी आर्मी उस पर टारगेट किया करती थी, क्योंकि आपको आती हुई दिखती है गाड़ी तो उस पर आप हमला कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये जो हमारी DSDBO रोड है इस पर चाइनीज आर्मी हमला करने लग जाए, क्योंकि अगर आप पहाड़ पे बैठे हैं, फौज में समझिए, अगर आप पहाड़ पे बैठे हैं तो आप मजबूत हैं, अगर आप नीचे बैठे हैं तो आपको खतरा है, क्योंकि ऊपर से आप पर गोली आ सकती है, गोला आ सकता है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप पहाड़ पे बैठे हैं तो उसमें आपको एडवांटेज मिलता है, और अगर आप इन रिज लाइन्स को डोमिनेट कर लेते हैं, जो कि अगर चाइनीज आर्मी यहां पे आके बैठ जाती है तो वो ये DSDBO रोड को डोमिनेट कर लेती है। हालांकि सब सेक्टर नॉर्थ, जो कि मैंने आपको आगे दिखाया था, एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये दौलत बेग ओल्डी की दिशा में हम लोग एक सड़क और बना रहे हैं, लेकिन इसी सड़क को बनाते बनाते करीब 2 दशक लग गए, तो उसको बनाने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये सड़क बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोड है। कुल मिला के 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स को इस वक्त हिंदुस्तान बना रहा है BRO के जरिए, और करीब 11,000 जो श्रमिक हैं उनको झारखंड से स्पेशल ट्रेन में लद्दाख सेक्टर की तरफ, उत्तराखंड सेक्टर की तरफ भेजा गया है। चाइना ने क्या किया कि पिछले करीब 2 दशक में बॉर्डर रोड्स को बहुत डेवलप किया, एडवांस किया। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये आप सड़क देखिए, ये चाइनीज ने 2016 में ही कंप्लीट कर ली थी, तो उनकी ये पक्की रोड है। अब उनको तकलीफ क्या है कि जब हिंदुस्तान ये सड़क बनाता है तो कह रहे हैं कि सड़क क्यों बनाओगे आप, जबकि हिंदुस्तान कहता है अरे भाई ये तो हमारी जमीन है, आप अपनी तरफ क्या करते हो वो आपकी प्रॉब्लम, हम अपनी तरफ क्या करते हैं वो हमारी मर्जी। तो चाइनीज जो अधिकारी हैं, जो उनका मिलिट्री है, वो कहता नहीं हम आपको सड़क बनाने देंगे। अब भारत ने बड़ा ही क्लियर पोजीशन लिया है कि चीन जितना भी डराए धमकाए, हम अपनी सड़क तो बनाएंगे ही। अब हाल में इस इलाके में तकलीफ क्यों हो रही थी, क्योंकि ये जो सड़क है ये नदी के इस किनारे है, और यहां से अगर आपको जाना हो, हालांकि मैप पे तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जमीन पर ये काफी लंबा रास्ता है, इसको तय करने में काफी दिक्कत होती थी। तो इस गर्मी में हमने इस इलाके से एक सड़क बनाना स्टार्ट किया, ताकि हम भी ये पेट्रोल पॉइंट 14 तक एक सड़क बन जाए। चाइनीज उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्या है हम आपको यहाँ पे सड़क बनाने नहीं देंगे। तो अब जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये कि जब चाइनीज आर्मी डिसएंगेज कर रही थी, यानी कि जब वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तब एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल, जो कि भारतीय सेना का बहुत एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, और उनके पलटन के 2 जवान, उनकी मौत हुई इस इलाके में गलवान फ्लैश पॉइंट 14। और हमने जो कोशिश की पिछले कुछ मिनटों में वो ये समझाने की कि दरअसल चाइना की प्रॉब्लम क्या है, भारत की मांग क्या है। भारत ये चाहता है कि चीन वापस चले जाए। मैं आपको मैप पे वापस लेके जाता हूं कि भाई आप यहां से आए, चाइनीज पोस्ट 1, चाइनीज पोस्ट 2, आप वापस जाइए। ये जो आप आगे आके जम गए हैं ये हमें मंजूर नहीं है, आपको वापस जाना है, आपको डिसएंगेज करना है। अब नियंत्रण रेखा जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें फर्क यह है कि नियंत्रण रेखा एकदम मार्क्ड आउट है मैप पे। दोनों देशों की सेनाओं ने, सरकारों ने तय किया है कि एग्जैक्टली लाइन ऑफ कंट्रोल कहां से जाती है, मैप पे साइन हुए तो आपको एग्जैक्टली मालूम है। अब ये जो लाइन है ये किसी नक्शे पे नहीं है जिसको दोनों आर्मीज ने माना हो, इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि LAC कहां से निकलती है। इसी का फायदा उठा के चाइनीज यहां पे आ गए। अब पहले भी कई मर्तबा
हर साल लगभग, खासतौर से जब बर्फ पिघलती है और गश्त एक बार फिर से शुरू होती है, तो चाइनीज आर्मी और हिंदुस्तानी आर्मी के बीच में पेट्रोलिंग के दौरान कुछ ना कुछ भिड़ंत तो होती रहती है। लेकिन इस दफा फर्क यह है कि सिक्किम के नाकुला से लेके, ला होता है पास, माउंटेन का पास जिस पे सड़क गाड़ी निकलती है, तो सिक्किम के नाकुला से लेके ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर पर अलग अलग जगहों पे, कम से कम 5 जगहों पे फ्लैश पॉइंट क्रिएट हो गया है। चाइनीज और इंडियन आर्मी एकदम आमने सामने, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये काम कोई लोकल चाइनीज मिलिट्री कमांडर नहीं कर सकता। ये काम केवल तभी हो सकता है अगर जो पीएलए है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ यानी कि शी जिनपिंग को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, अगर उन्हीं की हरी झंडी मिली हो तभी ये हो सकता है। और एक तरफ ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ झूले झूल रहे थे, मल्लापुरम में मंदिरों के इर्द गिर्द सैर सपाटा कर रहे थे, उनके दर्शन कर रहे थे, और यहाँ पे चाइनीज आर्मी बदमाशी करी, जिसका इंडियन आर्मी जवाब देने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया राहुल। फिलहाल बता रहे थे, देखिए पूरी परिस्थिति आपको समझा रहे थे कि भारत और चीन के बीच की असल में क्या है, किस लिए वहां पर तनाव रहता है, और किस परिस्थिति में कल रात को दोनों तरफ की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें भारत ने अपने 3 कुल लोग गंवाए हैं, जिसमें से 1 सैनिक अधिकारी शहीद हुए हैं और 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। हालांकि अपुष्ट सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नुकसान चीन की तरफ भी हुआ है, और खबर यह भी आ रही है कि गोली नहीं चली है, लेकिन ये जो कुछ हुआ ये कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, इसके लिए औपचारिक तौर पर इंतजार करना पड़ेगा। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है 2 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बीच सीडीएस बिपिन रावत से मिले हैं। इस मुलाकात के दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बारे में बातचीत की है, यानी कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इन सिंक है लगातार इस समय, जो कल रात का घटनाक्रम हुआ उसके बाद, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि सैन्य स्तर की बातचीत एक तरीके से फेल हो गई जो कल रात तक हो रही थी। लेकिन खबर यह भी है कि इस समय भी जब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, भारत और चीन के बीच सैनिक स्तर की बातचीत चल रही है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत से अपील की गई है कि वो कल रात के इस घटनाक्रम के बाद कोई एक तरफा कार्रवाई न करे, जिससे स्थिति वहां पर और बिगड़े। हमारे साथ कमांडर जीजे सिंह आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद है, जो पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। डोकलाम के स्टैंड ऑफ के समय में श्वेता वहीं पर मौजूद थी, जहां से कुछ दूरी पर यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था, और वहां सेनाएं दोनों तरफ की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही थी 70 से ज्यादा दिन तक। इस बार ऐसा क्या हुआ? सब्र क्यों जवाब दे गया और किसका सब्र जवाब दे गया, यह बड़ा सवाल होगा। कमांडर जीजे सिंह, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 50 साल में ऐसी कोई परिस्थिति देखने में नहीं आती जहां भारत को अपने कोई अधिकारी या जवान एलएसी पर इस तरीके की वारदात में गंवाने पड़े हों। इस बार ऐसा क्या हो गया कि चीन को इस हद तक आना पड़ रहा? रोहित, सबसे पहले तो बड़ी ये चिंता की बात है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं 42 साल पहले से अभी तक कभी हुआ नहीं था ऐसे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि जो चाइना है उसकी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि वो 2 कदम आगे आता था, एक ऐसा टेंशन का माहौल बना लेता था जिसमें बातचीत का कहा जाता था कि शांति से बात करेंगे, हम अपने आप ही इसको खत्म करेंगे, इसको बढ़ाने की बात नहीं है। फिर ऐसी बातचीत करके 1 कदम पीछे हट जाता था। इस टाइम हम देख रहे हैं कि अभी वो पीछे 1 कदम पीछे नहीं गया, उसने पहले ही वहां पे अपनी फोर्टिफिकेशंस, अपना तोपखाना, आर्टिलरी और सब जो हथियार हैं वो जमा कर रखे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ये बड़ी प्लानिंग है जो इनके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लेवल की है, क्योंकि ये जो लोकल कमांडर तो नहीं कर पाएंगे। अभी हमने देखा है कि 6 जून को हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और उनके लिनल्यू मेजर जनरल आए थे, और उन्होंने आपस में ये बात की थी कि जो भी मुद्दा है वो हम 2003 और 2013 का जो पहले हमारे एग्रीमेंट हो रखे हैं, उस एग्रीमेंट्स में बिल्कुल साफ ये दर्शाया गया है कि हम कभी भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिसके साथ टेंशन हो, एस्केलेशन हो, और हम उसको शांतिपूर्वक तरीके से जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जब हमारे जनरल वहां पे गए, वो पूरे पिछले 5 जो एग्रीमेंट हो रखे हैं वो सभी लेके गए,
और उनको समझाया, वो कन्विंस भी थे, मगर देख रहे हैं कि फिर वही बात पे अड़ गए वो कि 2 कदम आए भाई 1 कदम पीछे गए और हमारी जैसे ये आपके अभी राहुल कनवल बता रहे थे कि एक ऐसी पहाड़ी ऊपर आके बैठ के जम गए कि वो हमें कभी भी टारगेट कर सकते हैं। जब हमारा कोई भी कॉन्वॉय जो वो सड़क दौलत बेग को जाती है उसके ऊपर कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको बात से समझनी चाहिए कि जो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हम अपनी सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर बना रहे हैं, हम उनके एरिया के ऊपर तो बना नहीं रहे। अभी उनकी थ्रेट परसेप्शन अगर बढ़ जाती है इसके ऊपर तो ये तो उनको अपने आप समझाने की बात है। उनकी परसेप्शन उनकी प्रॉब्लम है ना, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने देखा कि वो लोग शांत थे क्योंकि इस साइड पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमें कई दिन लग जाते थे। वो अगर हमने बाय रोड दौलत बेग ओल्डी पे जाना है, क्योंकि फौज के अंदर ये प्रिंसिपल सिद्धांत होता है कि जो मोबिलिटी है बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि जो मोबिलिटी पीछे से आगे आने की 1 दिन में हो और दूसरी जगह अगर वो 6-7 दिन के लिए हो तो बड़ा फर्क पड़ता है। अभी चाइनीज ने अपनी तरफ जो मोबिलिटी है वो इतनी बढ़िया कर ली है इस बहाने के हम तिब्बत में जो है वो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं फ्रॉम तिब्बत टू चाइना, तो उस बहाने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना के बैठ गए। जब हमने शुरू किया तो इस पे वो चिढ़ गए, उनको इरिटेशन हो गई और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे हम उनकी बराबरी कर रहे हैं। अगर हम बराबरी कर भी रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ना। तो ये बात जो है ये कभी ना कभी तो उठनी थी, क्योंकि एलएसी जो है वे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। एलएसी भी एक एलओसी की तरह ही है जो हमारी पाकिस्तान में है, जो कि जब 62 के अंदर वॉर हुई उसमें 2 आर्मीज लड़ना जहां पे रुक गई उसको हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह दिया। तो वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कमल जी से वापस आते हैं आपके पास। अभी आप जो बात बता रहे हैं वो इस मौजूदा परिस्थिति का इतिहास है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और आज की तारीख में जो एलएसी की स्थिति है वो क्या है, जिस पर कल रात तनाव के बाद भारत को अपने 3 लोग गंवाने पड़े हैं। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है, चीन की तरफ भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर चीनी मीडिया की तरफ से, चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से, चीनी सेना की तरफ से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस समय और जानकारी लेकर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गौरव, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, सीडीएस बिपिन रावत मिले हैं अब से कुछ देर पहले। क्या बातचीत इस बैठक में हुई है, भारत की तरफ से क्या कहा गया है, जरा विस्तार से मौजूदा परिस्थिति के बारे में जानकारी। देखिए, रक्षा मंत्रालय में इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना अध्यक्ष, इन सब की बैठक चल रही है। और भारत ने यह साफ निर्णय किया है कि भारत 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। भारत शांति से इस मामले को सुलझाना चाहता है सूत्रों के मुताबिक, लेकिन अगर चीन की तरफ से इसी तरह की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अगर धक्का मुक्की या पत्थरबाजी होगी, बीती रात भी यही हुआ था, तो भारत इसका जवाब निश्चित तौर पर देगा। बीती रात की अब और कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, उसके मुताबिक जब बॉर्डर कमांडर्स की ये बैठक हुई और इसमें यह तय हुआ कि पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17 अल्फा पर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाएगा, तो चीन के सैनिकों ने जमीन पर इसको मानने से इनकार कर दिया। वो कुछ पीछे हट रहे थे लेकिन नियंत्रण रेखा के उस पार नहीं जा रहे थे। ऐसे में भारत के निरंतर ऐसा कहने पर चीन की सेना की तरफ से हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, उनके पास लकड़ियां थी जिनमें बड़े बड़े लठ जिसमें लोहे के नाल और लोहे की कीलें उसमें गड़ी हुई थी, उससे उन्होंने हमला किया हमारे सिपाहियों पर। जो सेना की इन्फेंट्री बटालियन है, हालांकि हमारे पास उस बटालियन का नाम और कमांडिंग अफसर का नाम भी है, लेकिन जब तक सेना औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं करती हम भी नहीं बताएंगे दर्शकों को। तो वो सेना के कमांडिंग ऑफिसर रोहित आगे से लीड कर रहे थे, अपने जवानों का बचाव कर रहे थे, और इसी हाथापाई और मुक्केबाजी में और पथराव में
उनको भी चोट आई, 2 जवान जो उनके साथ थे उनको भी गंभीर चोटें आई। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 जवान और हमारे घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में चीनी सिपाही भी घायल हुए इसके बाद। और आज सवेरे लगभग 7:30 बजे चीन ने बातचीत की पेशकश की और उस बातचीत की पेशकश के बाद, चीन की पेशकश के बाद अभी भी बातचीत चल रही है। हालांकि चीन अब यह झूठा आरोप लगा रहा है रोहित कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके 2 जगह पर चीन की सेना पर हमला किया। बातचीत की पेशकश चीन की तरफ से की गई। कल रात को हमला पहले चीन की तरफ से किया गया। अब भारतीय सेना का जो बयान है उसमें थोड़ा संशोधन आया है कि चीन की तरफ भी सैनिक मारे गए हैं। इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी, कोई औपचारिक जानकारी मिल पा रही गौरव आपको? अभी तक रोहित औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेचर्स पर कई चीनी सैनिकों को भी ले जाया गया था बीती रात। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 चीनी सिपाही भी या जख्मी हुए हैं या जख्मी से ज्यादा उनकी भी हालत हुई है, क्योंकि भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसा सूत्रों का कहना है। औपचारिक तौर पर भारत यही कह रहा है कि दोनों तरफ लोग हताहत हुए हैं बीती रात की इस घटना के बाद। और आज सवेरे जब चीन ने बातचीत की पेशकश की बीती रात की घटना के बाद, तो यह बातचीत चल रही है। लेकिन इस बातचीत में भी भारत ने बहुत साफ शब्दों में 2 टूक चीन को कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को चीन परिवर्तित नहीं कर सकता। चाहे वो गलवान घाटी की बात हो या पेंगोंग त्सो की बात हो, चीन को पीछे हटना पड़ेगा। भारत तब तक वहां पर रहेगा जब तक चीन की सेना हट नहीं जाती। रोहित, लेकिन इस मौजूदा परिस्थिति में जो गौरव सावंत बता रहे हैं हमारे सहयोगी, वो ये कि फायरिंग कल रात भी नहीं हुई है। हाथापाई, मुक्केबाजी, लाठियां, डंडे, इस तरीके की चीजें इस्तेमाल की गई हैं। श्वेता सिंह, आप लगातार बता रही थी कि फायरिंग नहीं होती है। अमूमन जब वहां पर झड़पें होती हैं तो इसी तरीके की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उसको युद्ध की संज्ञा ना दी जा सके, उसको उकसावे की संज्ञा ना दी जा सके और बाद में यह कहा जा सके ये तो सैनिक आपस में भिड़ गए थे क्योंकि 2 ट्रूप सामने सामने आ गए थे। लेकिन परिस्थिति तनाव की बनी रहे। रोहित, वैसे तो हथियारों का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वहां पर। गोली बंदूक कह दिया गया है, पर हथियार नहीं होने चाहिए। चाइना अपनी तरफ से कुछ न कुछ परिवर्तन करके, और इसीलिए जैसा मैंने उस समय भी बताया कि कांटेदार तारों को लपेटकर और कीलों को ठोककर उन लाठियों पर वो लेकर आते हैं। और ये चाइना का ही इजाद किया हुआ है। भारतीय सेना में तो इतनी शक्ति शारीरिक रहती है कि वो अपने हाथों से ही धक्का दे दिया करते थे चीनियों को उनकी सीमा में। आज की बात नहीं है, 62 में भी अपने हाथों से हमने एक लड़ाई रिजांगला में लड़ी थी उनके साथ, जिसके निशान आज तक चीन के पास मौजूद हैं। लेकिन रोहित, मैं 2 चीजें यहां पर क्लैरिफाई करना चाहती हूं। 2 चीजें जो लगातार चल रही हैं, खासकर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई LAC के सिचुएशन को लेकर। 2 चीजें, ऐसा नहीं है। नंबर 1, गोली, जिसकी बात अभी गौरव भी बता रहे थे, गोली नहीं चली है, ये सेना की तरफ से भी कहा गया है। और दूसरी चीज, रिटेलिएशन में चीनी नहीं वहां पर कैजुअल्टी हुए हैं, बल्कि उसी घटना के दौरान जो हाथापाई हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच, चीन की तरफ भी कैजुअल्टी हुई है। भारतीय सेना की तरफ से यह कहा गया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या चीन इस चीज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और वो आंकड़े क्या बताते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पारा इस समय वहां पर हाई है, इतना ज्यादा तनाव वहां पर है कि लगातार बातचीत रुक कर वहां पर हो रही है। सवेरे से जब से चीन की तरफ से कहा गया, तब जब से शुरुआत हुई है, वो इस समय भी वहां पर बातचीत ये चल रही है कि किस तरीके से इसे कम किया जाए। लेकिन रोहित, एक बहुत बड़ी चीज मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगी, और ये हर फौजी इस बात को मानेगा कि अब लड़ाई जो है वो जमीन की नहीं रह गई है। कमांडिंग ऑफिसर को उनकी यूनिट एक पिता का दर्जा देती है। एक कमांडिंग ऑफिसर को अगर मारा गया है चीन की तरफ से, एक कर्नल के रैंक के ऑफिसर को, एक कमांडिंग ऑफिसर को एक यूनिट की, तो इस समय बहुत ज्यादा तनाव उस यूनिट में भी मौजूद होगा। और ये बहुत वाजिब बात है कि उनकी तरफ से ये जानना वो पसंद करें कि वो किस तरीके से इसका बदला ले पाएंगे। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रह गई है। कमांडिंग ऑफिसर पर इस तरह का आक्रमण, इतने सीनियर अधिकारी पर जिसे पिता का दर्जा उसके सैनिक देते हैं,
उस पर इस तरह का आक्रमण इस समय भारत के सामने बहुत बड़े सवाल खड़ा करेगा, चाहे किसी भी स्तर की मीटिंग हो जाए रोहित। लेकिन सबसे पहले जिसकी बात एक सैनिक सुनता है एक यूनिट के अंदर, वो होता है उसका कमांडिंग ऑफिसर, जो न सिर्फ उसका एक लीडर होता है सैन्य एक्सरसाइजेज में, बल्कि एक पिता की तरह उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है। इसीलिए अभी जो असमंजस है और अभी जो मुश्किल है वो इस बात की भी है, भारत और चीन के बीच अगर बातचीत चल रही है तो इस बात को लेकर भी बहुत जोर हो रहा है कि क्या किया जाए, इस तनाव को कैसे कम किया जाए। ये इस समय भारत सरकार के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है। कमांडर जीजे सिंह, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, आपकी टिप्पणी जो बात श्वेता बता रही है उस पर। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो, क्योंकि एक कमांडिंग ऑफिसर तो पिता के मुताबिक के बराबर ही होता है ना, क्योंकि जो जिसे हम कहते हैं कि आफ्टर गॉड जो जवान है वो तो कमांडिंग ऑफिसर को ही देखता है ना। वो सभी जरूरतें जो है, अगर वो ही फील्स प्रोटेक्टेड तो वो कमांडिंग ऑफिसर के साथ प्रोटेक्टेड फील करता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये बात जो हुई है ये सिर्फ फिजिकल के ऊपर हुई है, फिजिकली एक दूसरे जैसे हम हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो हम कोई कम नहीं है, हमारे भी जवानों ने उनको अच्छी तरह जिसे कहते हैं पीटा होगा, मारा होगा और बराबरी की होगी, मगर अभी वो लोग बता नहीं रहे कि ये कितने उनके सोल्जर मारे गए, जो जख्मी हुए, वो ये जो कवर अप कर रहे हैं कि अभी उनकी गवर्नमेंट को या उनके मीडिया तक बात नहीं पहुंची, या वो कोई इसके ऊपर बयान नहीं दे रहे। तो ये भी एक चालाकी हो सकती है कि इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी, इससे आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि बीच में डरे हुए भी हैं, उनकी थ्रेट परसेप्शन भी बढ़ रखी है। तो अभी हमें भी इस पे ऊपर बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये जो चाइनीज काम कर रहे हैं ये भैया बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। क्या ये कोई प्रोफेशनल आर्मी पत्थरबाज करती है? ये पाकिस्तान, ये कश्मीरी पत्थरबाज है? ये तो वैसे बिहेव कर रहे हैं, कितना लो डाउन है, कितना अनप्रोफेशनल है। इससे ही शो करती है कि उनकी आर्मी जो है पीएलए की, वो कितनी कमजोर और बुज़दिल है कि आप लकड़ियों से उसके आगे जो है वो कील लगा के और ऐसे जो है बिल्कुल गिरी हुई बातें करें। अगर प्रोफेशनल आर्मी है तो आमो सामने आके करे ना कुछ। तो अभी ये बात तो बहुत ही संगीन है, बड़ी सीरियस हो चुकी है। इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, क्या हम इसका जो स्कोर है, अगर हमारे कमांडिंग ऑफिसर के कोई नुकसान पहुंचा है या कोई ऐसी बात हुई है तो उसका स्कोर कैसे हम सेटल करते हैं उनके साथ, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा कि हमारी जो आर्मी के जो लीडरशिप है, जनरल है जैसे सीडीएस है, जहां जनरल नरवाने, वो इसका क्या फैसला करते हैं। क्या ये बात जो कोर कमांडर तक रह जाएगी, क्योंकि ये कोर कमांडर के ऊपर आ गई है अभी बात, क्योंकि यहां पे तो जानी नुकसान हो चुका है। जब जानी नुकसान हो जाए तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। आगे ठीक ठाक एक दूसरे को जिसे कहते हैं कि आपस में झगड़ा किया, एक दूसरे के साथ मारपीट की और वापस चले गए, वो कोई छोटी बात थी, मगर यहां पे तो मर्डर कर दिया। इसको हम मर्डर भी कह सकते हैं कि हमारे 3 जवानों का या 3 एक ऑफिसर 2 जवानों का मर्डर कर दिया उन्होंने। तो ये बात भड़क जाएगी, फ्लैश पॉइंट की तरफ जा रही है। इसकी डायरेक्शन, दिशा को देखें तो जो ऐसे लग रहा है कि दोनों आर्मीज मिलिटरीली भी बहुत जल्दी भिड़ सकती हैं और इसका जो सजा है वो चाइनीज को मिलेगी और उनको इसका जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसका इल्जाम, इसका जो है वो पूरा इनको देखना पड़ेगा और इनको नुकसान होगा इसके ऊपर। तो हम पीछे बैठने वाले नहीं है, हम भी। जी, वापस आता हूं कमांडर जीजे सिंह आपके पास। आप कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच तनाव इसके बाद और बढ़ सकता है, चीन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। गौरव सावंत, आपके पास खबर इस समय और इस मामले से जुड़ी हुई क्या आ रही है मौजूदा परिस्थिति को लेकर, क्योंकि बातचीत वहां भारत और चीन के बीच लगातार चल रही है और चीन के मीडिया से या विदेश मंत्रालय से या रक्षा मंत्रालय से किसी से यह उम्मीद की जा सकती है कि वो इस बात को स्वीकार करेंगे औपचारिक तौर पर कि उनके लोग मारे गए हैं वहां?
देखिए, औपचारिक तौर पर तो चीन इसको नहीं मानेगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 चीनी सिपाही भी इसमें हताहत हुए हैं। किस तरह की उनकी इंजरीज हैं या फिटैलिटीज हैं, ये तो कुछ समय बाद ही खबर छनकर वापस बाहर निकलेगी। लेकिन दो टूक जो भारत चीन से कह रहा है रोहित इस बातचीत में, वो यही है कि चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटना ही होगा, वरना नुकसान दोनों का होगा और ज्यादा होगा। सूत्रों के मुताबिक जो अभी बातचीत चल रही है उसमें भारत ने साफ कर दिया है कि न केवल गलवान घाटी में बल्कि पेंगोंग त्सो पर भी जो चीन ने अप्रैल और मई में स्थिति में परिवर्तन किया है उसे वापस लेना ही होगा, वरना तनाव और बढ़ेगा। तो भारत इसमें कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। बिना शर्त के चीन को वापस हटना होगा, ऐसा भारत चीन से कह रहा है, वरना स्थिति दोनों देशों के लिए और बिगड़ेगी, न केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बल्कि और जगह भी। रोहित, इसका मतलब क्या है गौरव? क्या चीन युद्ध चाहता है इस परिस्थिति में, जबकि पूरी दुनिया का दबाव चीन के ऊपर है, खासतौर पर कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में जो माहौल इस समय बना हुआ है, और चीन जिस तरीके से दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के निशाने पर है, खासतौर पर अमेरिका के साथ चीन की जो इस समय परिस्थिति है, उसमें चीन भारत के साथ एक ऐसा टेंशन चाहेगा क्रिएट करके रखना जिसमें युद्ध जैसा माहौल बने? देखिए, अगर युद्ध जैसा माहौल चीन बनाना चाहता है तो यह चीन के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भारत की कोशिश यही है कि बातचीत से इस मसले का हल हो। कल की हिंसा के बाद आज सुबह चीन ने पहले बातचीत की पेशकश की, क्योंकि चीन भी जानता है कि अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति बद से बदतर होती है तो उसमें नुकसान ज्यादा चीन के सिपाहियों का होगा। संख्या भी हमारे सिपाहियों की ज्यादा है, पहाड़ियां भी भारतीय सिपाहियों के पास ज्यादा हैं, तो ऐसे में नुकसान चीन का होगा अगर भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इससे चीन की इज्जत भी कम हो जाएगी। इसीलिए भारत बहुत दो टूक चीन से कह रहा है कि अब चीन को वापस हटने की जरूरत है। अब देखना यह है कि चीन हठधर्मी पर उतरता है या शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि अभी भी देखिए रोहित, नुकसान दोनों देशों का हुआ है। भारत की तरफ से 1 कमांडिंग अफसर और 2 सिपाही शहीद हो गए। भारत में 11 से 12 और सिपाही इंजर हुए हैं। खबर यह भी है कि चीन की तरफ भी इंजरीज हैं, 3 से 4 तो बहुत सीरियस है, और भी हो सकती हैं, क्योंकि ये आपने और मैंने दोनों वीडियोज में इससे पहले देखा है कि जब नुकसान होता है तो दोनों ही तरफ का होता है। ऐसे में अब अगला निर्णय चीन को लेना है कि चीन चुपचाप वापस जाता है या स्थिति आने वाले हफ्तों में और बद से बदतर होगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना से यही कहा है कि भारत 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। जी, श्वेता सिंह भी हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं लगातार। और गौरव, श्वेता भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही है इस समय की परिस्थिति को लेकर। और श्वेता, जो सवाल मैंने गौरव से किया था वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है दुनिया का जो माहौल इस समय है, चीन जिस तरीके से कॉर्नर हो चुका है इस समय पूरी दुनिया में, क्या चीन भारत के साथ एक ऐसी परिस्थिति बैठे बिठाए मोल लेना चाहेगा जिसके बाद और निशाने पर आ जाए वो दुनिया के साथ साथ भारत के भी? देखिए, चीन इतना सरल तो है नहीं। अगर अचानक नेपाल की तरफ से होने वाली गतिविधियों को हम देख लें तो इसका मतलब चीन बहुत कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा है इस सीमा पर। वाकई अपने घरेलू मसलों से ध्यान भटकाने के लिए और इस तरह की चीजें। रोहित, एक आध चीजें मैं और खबर के लिहाज से देना चाहूंगी, वो ये कि जो सीओ जिस रेजिमेंट के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन्होंने सोमवार को उन्होंने ही सीओ स्तर पर अपने चाइनीज काउंटरपार्ट से बातचीत की थी, जिसके बाद देर रात की ये घटना बताई जा रही है। तो ये विश्वासघात की कड़ी में और जोड़ लीजिए कि जो बात करने आ रहा है आप उसके साथ क्या करके और क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, वो युद्ध वो समझ रहा है, वो पूरी तरीके से जानता है और असेसमेंट कर चुका है कि भारत से अगर इस समय में वो युद्ध करेगा, ऐसा नहीं है कि भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, जैसा गौरव भी बता रहे हैं, लेकिन चीन को नुकसान ज्यादा होगा। चीन के पास अनुभव नहीं है उस लड़ाई का। चीन के अपने जो उनका सबसे बड़ा सैन्य मामलों को अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण करने वाली जो संस्था है,
उसने अपनी तरफ से ये बयान कुछ दिन पहले एक आर्टिकल के जरिए दिया था कि जिस तरह का माउंटेन फोर्स भारत के पास है, जिस तरह के वॉरियर्स इस तरह की ऊंचाई पर लड़ने वाले भारत के पास है, वैसा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप सोचिए ना कि सियाचिन का जो युद्ध शुरू हुआ, जो सबसे लंबा युद्ध और सबसे ऊंचे क्षेत्र में चलने वाला युद्ध, वहां पर किस ऊंचाई पर बैठे हैं हमारे सैनिक और किस तरह की ट्रेनिंग उसके लिए लेकर वहां पर पहुंचते हैं और किस तरह की परिस्थितियों में तैनात रहते हैं। और सिर्फ सियाचिन मत सोचिए, लगभग वैसी ही ऊंचाइयां जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में रहती है, लद्दाख में जो हमारे सैनिक बैठे रहते हैं वो सब उस ऊंचाइयों पर प्रशिक्षित है लड़ाई करने के लिए, जबकि चीन को ऐसा कोई भी अनुभव हासिल नहीं है। आज जैसा राहुल भी बता रहे थे, डीएसडीबीओ रोड जिस तरह से अपना निर्माण उसके अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उसका एक पैरेलल जो कि एलएसी से होता हुआ गुजरेगा, जो कि ज्यादा परेशान कर रहा है चीन को, वो एक ग्लेशिएटेड रोड। पहली बार इस तरह की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो चीन जानता है हमारी कनेक्टिविटी भी है, हमारा स्ट्रेंथ भी है, टिकेगा नहीं वो। लेकिन युद्ध चाहता है या नहीं चाहता है ये चीन ही खुद जानता होगा, क्योंकि 62 में भी ऐसे ही हुआ था, उसने ना करते हुए अचानक आक्रमण किया था। लेकिन श्वेता, कमोडोर जीजे सिंह जो बात कह रहे हैं वो ये कि भारतीय फौज बिल्कुल चाहेगी कि इस बात का बदला चीन से लिया जाए, उस बात का हिसाब होना चाहिए जो भारत के एक अफसर और 2 सैनिक जवान भारत ने गंवाए हैं इस बेवजह की परिस्थिति में, जिसको अनकॉल्ड फॉर कहा जाता है। वो भी तब जब आपकी बातचीत चल रही हो, जब आप परिस्थितियां सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको आगे कैसे हैंडल करेंगे? श्वेता, मेरी आवाज आ रही है आप? जी अच्छा, मुझे लगा आप कमोडोर सिंह से ये सवाल कर रहे थे। नहीं, वाकई भारत ने, देखिए रोहित, अगर रातों रात भारत ने वहां पर बोफोर्स की तैनाती की और अपने सैन्य बलों को पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पूरी सीमा पर लगाया, तो इसका मतलब था कि भारत भी कोई टाइम पास करने के लिए कर नहीं रहा था। चीन को अच्छी तरह से मालूम है ये चीज। तो हमारी वॉर रेडीनेस तो है। जनरल रावत के साथ ही किस तरीके से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, यानी कि सेना के हर अंग को एक साथ किस तरीके से युद्ध के भीतर करना है, वो युद्धाभ्यास हम लगातार देखते रहे। ऊंचाई के इलाकों में हमारा युद्धाभ्यास चलता रहा है। भारत ऐसा नहीं है कि एक भी दिन के लिए उसने सोचा हो कि चीन बदल रहा है, बदल गया है। डोकलाम एक वेकअप कॉल था हमारे लिए, और उसके बाद से ये पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा को उसी नजरिए से देखा गया है। एक दिन की भी चूक वहां पर नहीं हुई है। राजनीतिक तौर पर सवाल भले ही किसी पार्टी और सरकार से उठा लिए जाते हैं, लेकिन आप दूसरी नजर से देखिए तो वो सेना से सवाल होता है कि आप ढिलाई बरत रहे थे, क्योंकि वहां पर सरकार को तो तैनात रहना नहीं है, वहां पर तो तैनात रहना है सेना को, और सेना ने ढिलाई नहीं बरती है। ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि चीन अपनी तरफ से कह रहा है कि वो तो हमारी सीमा में आ गए थे। अब समझिए कि अगर वाकई ये 50 स्क्वायर किलोमीटर भीतर की बात हो रही थी, तो फिर भारतीय सैनिक किस तरीके से चले गए। यानी बराबरी का मुकाबला है, डटकर भारतीय सेना वहां पर खड़ी है, और वो चीन को उसकी हद तक, क्योंकि बीच का जो हिस्सा होता है जो किसी का नहीं माना जाता है, वहां पर चीन की सेना गाहे बगाहे आती रहती है। आदतन उसे हमेशा से इस तरह की आदत रही है। तो चीन की सेना धीरे धीरे करके वहां पर आती है। भारतीय सेना उसे पहले बोर्ड्स के जरिए, आईटीबीपी जो आम दिनों में वहां पर तैनात रहती है, वो बोर्ड्स के जरिए उन्हें ये दिखाते हैं कि ये हमारी सेना है, हमारी भूमि है, यहां पर आप रुक जाइए, इसके आगे मत आइए। अगर वो और आगे आते हैं तो फिजिकली उसके बाद उन्हें पीछे धकेला जाता है। तो हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है। जैसे ही थोड़ा सा तनाव बढ़ता है, वैसे ही आईटीबीपी पीछे और उसके बाद भारतीय सेना आगे। तो हम तो पूरी तरीके से सक्षम है। हालांकि ये भी बताऊं कि मैंने किसी भी तरीके की अभी भारत एस्केलेट करने की कोशिश इस समय नहीं कर रहा है। अभी इंतजार किया जा रहा है कि जो चर्चा चल रही है रक्षा मंत्री की सीडीएस और बाकी सेनाध्यक्षों के साथ, उसमें से जो निकल कर आता है उसके बाद अभी एस्केलेशन पर चर्चा नहीं शुरू हुई। अभी ये सोचा जा रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था, जो डी एस्केलेशन शुरू हुआ था, क्या उस पर कायम रहना है। चीन की तरफ से कितनी कैजुअल्टी हुई है, क्या कल की घटना का बैकग्राउंड, वो सारी चीजें अभी देखी जा रही हैं। पूरी रिपोर्ट दी गई है रक्षा मंत्री को, जिसके आगे फिर चर्चा होगी कि अब क्या किया जाना है। रोहित,
बिल्कुल, कॉमरेड जीजे सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। श्वेता सिंह लगातार मेरी सहयोगी इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गौरव सावंत लगातार अपडेट कर रहे हैं। गीता मोहन विदेश मंत्रालय पर नजर रखे हुए इस समय कि वहां की परिस्थिति क्या बनती है, उनसे भी हम बात करेंगे। अभिषेक भल्ला पिछले काफी समय से लगातार इस पूरे इलाके की अपडेट आपको दे रहे हैं, वो भी बीच बीच में लगातार जानकारी दे रहे हैं। मौजूदा परिस्थिति भारत और चीन के बीच में LAC पर काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच बातचीत चल रही है, यानी कि सैनिक स्तर की बातचीत के जरिए एक बार फिर इस मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक कल रात को जो हिंसक झड़प हुई है उसमें भारत की तरफ 3 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें एक कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी हैं और 2 सैनिक जवान जो शहीद हुए कल रात की झड़प में। कुछ लोग चीन की तरफ भी मारे गए हैं, कम से कम 3 से 4 लोग मारे गए हैं चीन की तरफ। यह बात गौरव सावंत मेरे सहयोगी सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। लेकिन चीन की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया कि उनके कितने लोग जख्मी हुए हैं या कितने लोग मारे गए हैं कल रात की इस घटना में। इतना जरूर चीन ने कहा है भारत से कि वो इस घटना के बाद कोई एक तरफा कार्रवाई ना करे। कल रात को हुई इस हिंसक वारदात के बाद सुबह चीन की तरफ से दोबारा बातचीत की पेशकश की गई, जिसके बाद भारत और चीन के बीच सैनिक अधिकारी स्तर की वार्ता लगातार सुबह से रुक रुक कर चल रही है। और इस समय जब हम आपको जानकारी दे रहे हैं, गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हो चुकी है। CDS बिपिन रावत के साथ वो बात कर चुके हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वहां पर प्रमुख वहां पर मौजूद रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, और उन्होंने मौजूदा परिस्थिति को लेकर विवेचना की है, समीक्षा की है और इस परिस्थिति में भारत की तैयारियों को लेकर भी बात हुई है और साथ ही यह भी कि भारत को ऐसी परिस्थिति में कैसा रिस्पांस देना चाहिए। कॉमरेड जीजे सिंह, आपके मुताबिक ऐसी परिस्थिति में भारत को कैसा रिस्पांस देना चाहिए? देखिए, ये रिस्पांस तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जैसा उन्होंने हमारे साथ किया वैसे ही हमें उनके साथ करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हमें मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। क्यों? मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि देखिए, आज 10 दिन पहले जो कोर कमांडर थे और उनके जो जिस थिएटर में वो आता है उनका इलाका, उनकी हाईएस्ट लेवल पे बात हुई है। उसके बाद 4-5 बार और बात की गई है ब्रिगेडियर लेवल पे, मेजर जनरल लेवल के, कर्नल्स लेवल के ऊपर। और अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि ये लोकल जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उनमें आपस में भिड़ गए, वो ये मैंने मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे इसके अंदर धोखा, फरेब जो है वो नजर आ रहा है चाइनीज की तरफ से। अगर ऐसी बात आई है कि वो पहले से ही अपनी लाठियां और उनके आगे कील लगा के हाथों में लेके आए हैं, तो उनको हरी झंडी मिली है ऊपर से। उनको जो वो थिएटर कमांडर है उसने झंडी लेके हरी अपनी सेंटर से और जो उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है उससे लेकर नीचे पास किया कि अब ये करिए। और दूसरी बात देखिए जो मुझे हैरान कर रही है, वो अभी चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। ये जो चुप्पी उनकी है ये बिल्कुल सोची समझी चुप्पी है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये खबर उनके विदेश मंत्रालय में या डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंदर नहीं पहुंची, उनके पास ही पहले पहुंच गई होगी। वो भी अपनी इंफो टेक्नोलॉजी के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर बहुत किसी से कम नहीं है वो, तो उनको सब मालूम है। उनके शीपिंग से लेकर नीचे तक वो सब एक हो चुके हैं और उन्होंने क्या ठान रखी, क्या धोखा है इसके अंदर, वो हमें देखना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। क्योंकि हमें इतना इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ना ही लेंगे हम। अगर हमारे रक्षा मंत्री और दूसरे आला अधिकारी जो हैं, जैसे CDS है, रक्षा मंत्री हुए, आर्मी चीफ हुए, ये जो बात कर रहे हैं अभी इतने हाई लेवल पे, तो ये बात उनके गवर्नमेंट के बीच भी गई होगी। तो अभी ये क्या चाल चलते हैं, हमें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर इनका कैरेक्टर तो पहले ही लूज है, ढीला है। ये कोई भी कुछ कर सकते हैं। अभी कह रहे हैं कि नहीं, आगे बात जो है हम सुलझा लेंगे, कल अपनी फौज को रातों रात कोई सरप्राइज हमें दे दें, कुछ पता नहीं है। इनके ऊपर तो आप एक बिल्कुल क्षण भी जो है विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी इनकी सोची समझी चाल चुप्पी है।
ये नहीं मैं मानने को तैयार कि इनको पता नहीं है इनके कितने सोल्जर मर गए, इनके मीडिया को बताया नहीं जाए। इनका मीडिया खुद चुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि इनका गवर्नमेंट, मीडिया, रक्षा विभाग और विदेश विभाग सब एक है। इनके अंदर वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं है, और ये सभी एक हो जाते हैं, एक सूत्रधारी हो गए हैं अभी, और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, हम रिजॉल्व करेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई बड़ी चाल के अंदर हो सकता है। इसको एक और बात भी कह सकती है कि जिसको हम कहते हैं रेड हेयरिंग, कि हमारा ध्यान इस तरफ कर रहे हैं और उधर नाकुला और दोकलम की तरफ कुछ कर दे। ये तो अभी बॉर्डर के ऊपर एक सिचुएशन जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लेह लद्दाख में करेंगे। अभी तो पूरा बॉर्डर जो है उसके ऊपर गर्मी छा गई है, गर्मा गया ये। और कल क्या करते हैं ईस्ट के अंदर, जहां इधर कैसे उकसाते हैं नेपाल को। नेपाल जो वो इनकी खानाफूसी के अंदर आ रखा है। इन्होंने उसको जाके केपी शर्मा ओली को भी जो है अपने पीछे लगा लिया, क्या गोली दिया उसको जाकर, वो अभी बात उल्टी कर रहा है, और वहां पे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसके एक खबर इस समय आ रही है, आपको भी और अपने दर्शकों को भी बता दें। इस पूरी परिस्थिति में ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के मुताबिक भारत से झड़प में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक चीन के जख्मी हुए हैं। यह ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर के मुताबिक खबर है। भारत से झड़प में 11 चीनी सैनिक घायल हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि फायरिंग नहीं हुई है, एलएसी पर हाथापाई हुई है। जैसी जानकारी भारत की तरफ से भी आ रही थी, गौरव सावंत हमारे सहयोगी और श्वेता सिंह लगातार बता रहे हैं कि वहां फायरिंग नहीं हुई, हाथापाई हुई, हिंसक झड़प हुई। और इस हिंसक झड़प में भारत ने 3 अपने साथी गंवाए, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और एक अफसर, कमांडिंग अफसर स्तर के वो शहीद हो गए, कर्नल स्तर के अधिकारी शहीद हो गए। चीन की तरफ 5 लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ 11 जवान वहां पर घायल हुए हैं। यह ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट इस समय कह रही है। श्वेता, और कुछ जानकारी जो आपके पास आ रही हो इस समय इस घटनाक्रम को लेकर, या जो बैठक रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय की अभी तक हुई है उसको लेकर? देखिए, चीन की तरफ से तो जो भी जानकारियां निकलती हैं रोहित, लेकिन ये ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो ये कहा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। चीनी सैनिकों के 5 चीनी सैनिकों का मारा जाना, जो झड़प हुआ था उसमें, ये बहुत कुछ कह रहा है इस समय। और इसीलिए 2 पैरेलल बैठकों को हमें देखना पड़ेगा। एक जो दिल्ली में इस समय चल रही है, जो रक्षा मंत्री की अगुवाई में चल रही है, और दूसरी बैठक जो भारत और चीन के बीच बातचीत के तौर पर चल रही है। वहां पर जो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो तनाव की शुरुआत हुई है उसका निपटारा किया जाए। अब ये देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो दिल्ली में चल रही बैठक में इस समय चर्चा का विषय है वो ये कि इस तनाव की शुरुआत आखिर किस तरीके से हुई थी, और इस तरह की कभी भी कोई झड़प, कोई भी लड़ाई, अगर सीमा पर पहली गोली भी चलती है, जो कि यहां पर वो स्थिति नहीं है, लेकिन अगर पहला मुक्का भी ताना गया तो वो किसकी तरफ से किया गया, उस हिसाब से फिर इस मामले में आगे चला जाएगा। पहला आक्रमण किसकी तरफ से हुआ है वो देखना होगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच जब बातचीत हो चुकी थी, तय हो चुका था कि आपको कितना पीछे अपनी सीमा में जाना है, और चीन ने इस बात को मान लिया था। वहां के कमांडिंग अफसर जो उस यूनिट के वहां पर थे, उनकी सीमा में मौजूद थे, उन्होंने इस बात को मान लिया था। उसके बाद ही पीछे हटने की कार्रवाई शुरू हुई थी, डिसएंगेजमेंट की। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए? इस पूरी लंबी सीमा पर हर एक जगह पर बातचीत करके कोशिश की जा रही है। जहां पर सफलता इतनी ज्यादा हो गई, वहां पर क्यों इस तरह का काम हुआ कि आपने अड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये टकराव, ये मुठभेड़ देखने के लिए वहां पर मिली। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है रोहित ये जानकारी इस समय कि भारत की तरफ से जो 3 कैजुअल्टीज की बात हम कर रहे थे, कई और जवान घायल भी बताए जा रहे हैं, और चीन की तरफ से 5 मौतों की पुष्टि किया जाना, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स उनका सरकारी एक तरह से मुखपत्र है, तो उनकी तरफ से आने वाली जानकारियां चीन की सरकारी जानकारियां ही हैं। चीन के 5 सैनिक मारे गए इस
हाथापाई में, इस मुठभेड़ में, और उसके साथ ही 11 उनके जो सैनिक हैं वो बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। जाहिर है तनाव दोनों तरफ बहुत अधिक है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 45 साल में जो इस तरह का वायलेंट, इस तरह की हिंसात्मक टकराव कभी नहीं देखने को मिला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो आज ऐसी परिस्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है जहां पर भारत ने भी अपने अफसर समेत कुल 3 लोगों को गंवा दिया है। लेकिन इसमें से निकलना बहुत बड़ी एक कूटनीतिक लड़ाई भी हो जाएगी रोहित। देखना होगा कि ये 2 ताकतवर देश इस तरह के जो आमने सामने आ गए हैं, अब किस तरीके से इसका निपटारा हो। रोहित, श्वेता, पिछले करीब 2-3 साल में एक चीज जो बार बार चर्चा में आई है वो है शी जिनपिंग के साथ निजी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक केमिस्ट्री, जो कि 2 मौकों पर देश के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने देखी भी है। क्या आपको लगता है कि चीन में ग्लोबल टाइम्स का यह स्वीकार करना कि हमारे 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक घायल हुए हैं, यह दर्शाता है कि चीन असल में इससे कहीं ज्यादा दबाव में है जितना वहां ग्लोबल टाइम्स को छापने की अनुमति दे दी गई है, और अब केवल सैनिक स्तर की बातचीत से इतर उस केमिस्ट्री के स्तर पर भी एक बातचीत की नौबत दोनों देशों के बीच आ सकती है वापस? नहीं, बिल्कुल आएगी और ये उस स्तर पर बातचीत करनी ही होगी, क्योंकि सैन्य स्तर पर जो चल रहा है वो तो उस स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने के लिए कि गतिरोध खत्म हो और दोनों देशों के बीच एक स्वीकार्यता बने, ये उस चीज के लिए चल रहा है। लेकिन अगर जाने जाती हैं तो उसके बाद दोनों सरकारों को इसमें जुटना ही पड़ेगा। मुमकिन है या तो पहले रक्षा मंत्री बातचीत करने का प्रयास करें और उस स्तर पर हो जाए कुछ, क्योंकि अगर दोनों तरफ कैजुअल्टीज हुई हैं तो यह परिस्थिति पूरी तरीके से बदलती है। हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे थे कि क्या चीन इस बात को स्वीकार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अमूमन इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अगर चीन स्वीकार नहीं करता तो वो एक अग्रेसर के तौर पर, एक आक्रांता के तौर पर भी दुनिया के सामने आता, और दुनिया के सामने अपने इमेज की चिंता इस समय उसे बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो सच को छुपा नहीं पाया। उसके पास वो विकल्प नहीं था कि वो सच पर पर्दा डाल सके और कहे कि हाँ भाई हमने इस तरह की चीज की है। ये भारत पाक रिश्तों में नजर आ जाता है, लेकिन भारत और चीन के रिश्तों के बीच अगर इस तरह की चीज हुई है तो अब मुझे लगता है रोहित, सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि अभी तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता भी इस पर अपनी बात कहना चाहेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि एशिया के 2 जायंट्स इस तरह की एक टकराव में एक दूसरे के आमने सामने हो, जहां पर जाने जा रही हो और जहां पर युद्ध की परिस्थिति हो जाए। अगर पृथ्वी का ही भूभाग देख लीजिए या फिर दोनों देशों के पॉपुलेशन को देख लीजिए, पूरी दुनिया के हित में नहीं है इस समय कि इस तरह की कोई चीज हो। भारत ने जिस तरह से वहां पर हुआ होगा, जिस तरह से आमना सामना हुआ होगा, मैं बस इंतजार कर रही हूं। मैं इसीलिए अपना फोन बार बार चेक कर रही हूं कि किसी तरीके से जैसे ही वो जानकारी हमारे सामने होती है कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्या उकसावा था, क्योंकि अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है उसमें रोहित यही सीईओ थे जिन्होंने बातचीत की थी सामने चाइना के उस सेक्टर में तैनात सीईओ से। तो उसके बाद बीती रात ऐसा क्या हो गया कि उस बातचीत और उस सहमति के बाद टकराव की हिंसात्मक टकराव की इस तरह की स्थिति हो गई। रोहित, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है उस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कि चीन की तरफ से कोई इस तरह की, माफ कीजिएगा, भारत की तरफ से किसी तरह से अग्रेस करने की कोशिश हो या फिर उनकी सीमा में प्रवेश करने का प्रयास रहता है। भारत सिर्फ एक पेट्रोलिंग करता है और जैसा कि मैंने बताया आईटीबीपी वहां पर रहती है हमेशा तैनाती के लिए और उनकी पेट्रोलिंग ड्यूटीज रहती हैं। भारत अपनी तरफ से आक्रमण करता ही नहीं। वहां से पीएलए के सैनिक जो हैं वो भारत की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बस उनकी हद बताई जाती है। वापस आते हैं श्वेता आपके पास, आप बनी रहेगा हमारे साथ लगातार। श्वेता सिंह देखिए आपको जानकारी दे रही हैं, लगातार उनके पास अपडेट्स आ रहे हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर इस समय भयंकर तनाव की स्थिति, हालांकि सैनिक स्तर पर बातचीत करके इस मामले को फिर से डीएस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है, तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर, भारत की तरफ 3 लोग शहीद हुए जिसमें 2 जवान हैं, एक कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी शहीद हुए हैं। और चीन की तरफ से जो खबर आ रही है ग्लोबल टाइम्स के हवाले से वो ये कि 5 सैनिक चीन के मारे गए हैं और साथ ही 11 सैनिक चीन के घायल हुए हैं कल रात के इस घटनाक्रम में। आगे क्या होगा इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, अपडेट हम आपको लगातार कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस आ रहे हैं, आप बने हुए आज तक के साथ। ये खबर लगातार आज तक पर जारी है, इसके अपडेट्स आपको आगे मिलते रहेंगे।